एपिसोड नंबर 1371। तो हमें क्या करना चाहिए? त्रिपाठी तेज ने चिंता से पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने विशेष रूप से इस जगह का उल्लेख किया क्योंकि वह मुझे बताना चाहती थी कि चिंता न करूं। रंगीन शीशा संप्रदाय में अधिकांश लोग इससे अनजान हैं, अन्यथा वह मुझसे उत्पत्ति संघनक गोली को परिष्कृत करने के लिए यहाँ नहीं आती। इतना कहने के बाद भी सावधान रहना सबसे अच्छा है। आखिरकार रंगीन शीशा पर्वत रंगीन शीशा संप्रदाय का सबसे कीमती खजाना है। एक बार जब इस मामले की खबर बाहर निकल जाएगी तो रंगीन शीशा संप्रदाय निश्चित रूप से इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। मैं जानता हूँ कि क्या महत्वपूर्ण है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, क्या चांदनी अभी साधना में नहीं है? नहीं, त्रिपाठी तेज ने सिर हिलाया। उसे मेरे पास आने के लिए कहो, मुझे उससे कुछ जरूरी काम है। त्रिपाठी जीवप्ती ने मुड़कर गुफा निवास की ओर बढ़ते हुए कहा। गुफा निवास के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती उदासीन भाव के साथ पालथी मारकर बैठा था, मानो किसी बात पर विचार कर रहा हो। ये देखते हुए कि कोई बाहर से आ रहा है, त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत अवरोध हटा दिया और उस व्यक्ति को अंदर आने दिया। निश्चित रूप से वह चांदनी थी। त्रिपाठी जीवप्ती, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? चांदनी ने पूछा। हाँ, आओ और बैठो। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे इशारा किया और यद्यपि चांदनी नहीं समझ पाई कि क्यों, फिर भी वह आए और प्रार्थना करने वाली चटाइयों में से एक पर पालथी मारकर बैठ गई। उत्सुकता से चारों ओर देख रही थी। उसके चेहरे पर रुचि का भाव दिखाई दिया। अगर बात करें तो त्रिपाठी जीवप्ती के अलावा त्रिपाठी तेज वह था जो इस गुफा निवास में सबसे अधिक बार आता जाता था। केवल तभी जब न गुफा पर्वत का कोई कल्टिवेटर किसी बाधा को तोड़ने वाला होता था, तो वे कल्टिवेशन करने के लिए गुफा निवास के बाहर एक विशेष रूप से तैयार कमरे में साधना के लिए प्रवेश करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां कोई 9 शाखा पन्ना स्फटिक वृक्ष के आभास का पता लगा सकता था और 10,000 वर्षीय धूप की सहायता से ये कल्टिवेटर के उत्थान के लिए बहुत फायदेमंद था। ये पहली बार था जब चांदनी यहाँ आई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु थी। ये न गुफा पर्वत के सबसे गुप्त स्थानों में से एक था। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? चांदनी ने थोड़ी देर तक चारों ओर देखा और फिर एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ पूछा। वह और त्रिपाठी जीवप्ती दोनों टोमशुवान लोग से थे, और यद्यपि उसकी ताकत कई साल पहले त्रिपाठी जीवप्ती की अनदेखी करने के लिए पर्याप्त थी, उसे इतना अच्छा कल्टिवेशन वातावरण और बड़ी संख्या में कल्टिवेशन संसाधन मिले, ये सब त्रिपाठी जीवप्ती के कारण था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि त्रिपाठी जीवप्ती की ताकत लंबे समय से उससे आगे निकल चुकी थी। इस प्रकार चांदनी केवल त्रिपाठी जीवप्ती के साथ समान व्यवहार कर सकती थी और यहाँ तक कि अपने दिल में थोड़ी सी श्रद्धा भी महसूस करती थी। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। चांदनी हल्की सी मुस्कुराए। ठीक है, मैं बस चिंतित थी कि मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। बस मुझे बताओ कि तुम्हें किस चीज में मदद चाहिए। चांदनी, चांदनी की आत्मा, चांदनी का नाम, चांदनी, 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 चांदनी। क्या? चांदनी को त्रिपाठी जीवप्ती से पूछना था। वह किसी और की आत्मा का अवतार किसी के ज्ञान सागर में प्रवेश करना कोई तुच्छ मामला नहीं था। सामान्य तौर पर केवल वही लोग जो सबसे अधिक भरोसेमंद थे या किसी के दिल के करीब थे ऐसा करेंगे। आखिरकार एक व्यक्ति के ज्ञान सागर में बहुत सारे रहस्य थे और कोई नहीं चाहेगा कि बाहरी लोगों को उनके बारे में पता चले। पिछली बार त्रिपाठी जीवप्ती त्रिपाठी उत्तम के ज्ञान सागर में तब प्रवेश किया था जब त्रिपाठी उत्तम ने स्वेच्छा से अपनी दिव्य चेतना सुरक्षा को जारी किया था। अन्यथा त्रिपाठी जीवप्ती इसमें सेंध नहीं लगा पाता। अब त्रिपाठी जीवप्ती को ये कहते हुए सुनकर चांदनी स्वाभाविक रूप से हैरान थी, लेकिन उसी समय कृतज्ञता का एक निशान भी महसूस हुआ। त्रिपाठी जीवप्ती का ऐसा अनुरोध करने का मूल इरादा कुछ भी हो, चूंकि उसने ऐसा कहा था तो जाहिर है कि वह उसे बाहरी नहीं मानता था। मैं प्रवेश कर सकती हूँ, लेकिन तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं किसी प्रकार की गुप्त तकनीक का अभ्यास करूँ? चांदनी ने यूं ही अंदाजा लगाया। नहीं, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम एक जगह ढूंढो, त्रिपाठी जीवप्ती ने समझाया। एक जगह ढूंढो। चांदनी ने त्योरी चढ़ाई और भी भ्रमित हो गई। उसे एक जगह खोजने के लिए त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान सागर में प्रवेश करने की आवश्यकता क्यों होगी? वह जगह ढूंढो जहां तुम पाटिल सुमित्रा से अलग हुई थी। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा गंभीर हो गया और उसने धीमी आवाज में चिल्लाया। चांदनी के पूछने का इंतजार किए बिना, जब तुम अंदर आओगी तो समझ जाओगी, समझाना बहुत मुश्किल है। यद्यपि चांदनी अभी भी भ्रमित थी, उसने अब और संकोच नहीं किया और हल्के से सिर हिलाया। तो अपनी ज्ञान सागर सुरक्षा को जारी करो। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया, आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना को अपने ज्ञान सागर में डुबो दिया। अगले ही पल उसका आत्मा का अवतार प्रकट हुआ और उसके ज्ञान सागर के ऊपर मंडराया। कुछ ही देर बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने आध्यात्मिक ऊर्जा की एक और लहर को अपने ज्ञान सागर में आते हुए महसूस किया। त्योरी चढ़ाकर उसने विरोध नहीं किया और उसे प्रवेश करने दिया। एक पल बाद उसके सामने एक रोशनी चमकी और चांदनी का आत्मा का अवतार प्रकट हुआ। जैसे ही वह प्रकट हुई, वह मदद नहीं कर सकी पर चिल्ला पड़ी, क्योंकि उसने सभी दिशाओं से आ रही झुलसाने वाली गर्मी का विरोध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जल्दी से आगे बढ़ाया। त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान सागर की स्थिति त्रिपाठी तेज के समान थी, लेकिन ये कहीं अधिक शक्तिशाली था। नीचे का समुद्र का पानी एक उग्र भट्टी जैसा था, इसलिए चांदनी, जो केवल पहली उत्कृष्ट कोटि की थी, स्वाभाविक रूप से प्रभावित हुई थी।
ये देखकर त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपना हाथ हिलाया और आध्यात्मिक ऊर्जा का एक विस्फोट भेजा जो चांदनी को घेर लिया, उसे दहकता ज्ञान सागर के प्रभाव से अलग कर दिया। तुम्हारा ज्ञान सागर, ये वास्तव में खतरनाक है, चांदनी ने चारों ओर देखते हुए बड़बड़ाया। चांदनी ने अपने चारों ओर नजर डाली तो उसके चेहरे पर एक स्थायी डर का भाव था। अपनी दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से देख सकती थी कि त्रिपाठी जीवोक्ति की दिव्य चेतना उत्परिवर्तित हो गई थी और अब वह बहुत शक्तिशाली थी। अगर त्रिपाठी जीवोक्ति ने जानबूझकर उसे ढाल न दिया होता तो वह ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। चलो चलें, त्रिपाठी जीवोक्ति ने उसे इशारा किया और आकाश में उड़ने में नेतृत्व किया, साथ ही साथ अपनी दिव्य चेतना को आगे बढ़ाया। अगले ही पल एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। चांदनी के ज्ञान सागर के ऊपर टिमटिमाते तारों से भरा एक आकाश, जुगनुओं के एक घने समूह जैसा। तुरंत ये तारे सभी दिशाओं में फैल गए, तेजी से विस्तार करते हुए। चांदनी को लगा कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई है और उसे अनैच्छिक रूप से यह भ्रम हुआ कि वह एक तारामंडल में है। इस अपाट अपरिचित दृश्य को देखते हुए चांदनी खुद को उन विभिन्न कठिनाइयों को याद करने से नहीं रोक पाई जो उसने, हिमगुरु क्विंडिया और अन्य लोगों ने हिम संप्रदाय के ऊपर तारामंडल क्षेत्र द्वार से गुजरते हुए और तारामंडल क्षेत्र में प्रवेश करते हुए अनुभव की थी। वे तारे इतने विशाल और चमकदार थे कि उन्हें देखना भयावह था। वे खुद को कितना छोटा महसूस कर रहे थे, ये वे मदद नहीं कर सकते थे पर महसूस कर रहे थे। निराशा उत्प्रेरक तारामंडल तूफान और क्षुद्र ग्रहों का असीम समुद्र उनकी आंखों के सामने एक एक करके दिखाई दिया। कई हिम संप्रदाय के बुजुर्गों की दुखद मौतों के बारे में सोचते हुए चांदनी की अभिव्यक्ति उदास हो गई। अतीत के ये सभी दृश्य अब उसके मन में जीवन थे, जैसे कि वे कल ही हुए हों। अचानक उसके बगल में एक आकृति प्रकट हुई। ये त्रिपाठी जीवोक्ति था। चांदनी ने अपना सिर घुमाया और उसे देखा। उसकी सुंदर आंखों में अकेलेपन का एक निशान चमक उठा। अब उसके लिए त्रिपाठी जीवोक्ति शायद एकमात्र व्यक्ति था जिससे वह परिचित थी। उसे तारामंडल क्षेत्र से संबंधित होने का जरा सा भी एहसास नहीं था। अनजाने में चांदनी ने फुसफुसाया, त्रिपाठी जीवोक्ति, मैं तोंगशुवान लोक वापस जाना चाहती हूँ, मैं हिम संप्रदाय वापस जाना चाहती हूँ। उसके दिल में नर्म स्थान इस दृश्य के कारण पूरी तरह से उजागर हो गया था, जिससे वह बेहद नाजुक और कमजोर लग रही थी। त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकी, जैसा कि उसने हल्के से कहा, ऐसा दिन आएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें पहले अपनी ताकत में सुधार करने की जरूरत है। त्रिपाठी जीवोक्ति की आवाज में किसी प्रकार की जादुई शक्ति समाई हुई लग रही थी, जिससे चांदनी की सुंदर आंखें थोड़ी भ्रमित हो गईं। ये देखकर त्रिपाठी जीवोक्ति ने त्योरी चढ़ाई और चिल्लाया। ये चिल्लाहट चांदनी के कानों में वसंत की गड़गड़ाहट की तरह फट गई, जिससे उसका कोमल शरीर अनजाने में कांप उठा। उसकी आंखों में कमजोरी अचानक गायब हो गई और उसने अपना सामान्य जोश वापस पा लिया। ये समझने के बाद कि क्या हुआ था, वह डर और कृतज्ञता का एक निशान दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। जब उसने अभी अभी इस अजीब तारामंडल क्षेत्र को देखा तो उसके दिल में एक बहुत बड़ी खामी आ गई थी। ये खामी अभी महत्वहीन लग सकती है, लेकिन अगर इसे अकेला छोड़ दिया जाता तो यह निश्चित रूप से एक हृदय दानव बन जाता जो उसके उत्थान का प्रयास करते समय एक बड़ा छिपा हुआ खतरा बन जाता। एक बार जब यह हृदय दानव किसी उत्थान के महत्वपूर्ण मोड़ पर टूट पड़ता तो यह उसके उत्थान को विफल कर देता और उसे एक प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता। सबसे बुरे मामले में उसकी आत्मा उसी जगह नष्ट हो जाती। यद्यपि त्रिपाठी जीवोक्ति के शब्द हल्के थे, उसने अपनी आत्मा के हमले की शक्ति का हल्का सा उपयोग करके उसे उसकी कमजोरी और यादों से जगाया था। ये समझने के बाद चांदनी कैसे आभारी नहीं हो सकती थी। उसी समय उसने थोड़ी राहत भी महसूस की, गुप्त रूप से महसूस किया कि त्रिपाठी जीवोक्ति के धैर्य की तुलना में वह वास्तव में थोड़ी अभिभूत थी। एक गहरी सांस लेते हुए चांदनी ने अपने अव्यवस्थित मूड को शांत किया और पूछा, ये क्या है? तुम्हारे ज्ञान सागर में ये चीजें क्यों हैं? तारा। त्रिपाठी जीवोक्ति उसके बगल में खड़ा था और तारों को घूर रहा था जो मजबूत और कमजोर रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। ये तारा वह था जो त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक नक्शा गुरु से प्राप्त किया था, जो जामुनी तारा से संबंधित था जब उसने पहली बार तारामंडल क्षेत्र में प्रवेश किया था। त्रिपाठी जीवोक्ति नहीं जानता था कि वुसु नामक इस नक्शा गुरु का किस प्रकार का सौभाग्यशाली सामना हुआ था, लेकिन उसके जामुनी तारा तारामंडल पोत के विस्फोट के बाद वह मौके पर ही दुखद रूप से मर गया और उसकी आत्मा को त्रिपाठी जीवोक्ति ने निगल लिया। त्रिपाठी जीवोक्ति द्वारा अपनी विनाश का दानवी नेत्र से उसकी आत्मा को शुद्ध करने के बाद ये तारा पीछे छूट गया था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने भी पहले इस तारा की खोज की थी, लेकिन उसने इस पर बहुत अधिक प्रयास नहीं किया था और छायादार तारा पर आने के बाद उसके पास इस तारा का उपयोग करने का कोई अवसर नहीं था, इसलिए उसने इसका अध्ययन नहीं किया था। हालांकि चांदनी को खोजने और यह जानने के बाद कि वह पाटिल सुमित्रा और अन्य लोगों से तारामंडल क्षेत्र में अलग हो गई थी, त्रिपाठी जीवोक्ति ने खोज करने के लिए अपने ज्ञान सागर में इस तारा का उपयोग करना शुरू कर दिया था। उसने चांदनी से सावधानीपूर्वक उस स्थान के बारे में पूछा था जहां वह पाटिल सुमित्रा और अन्य लोगों से अलग हुई थी, और अब उसने कई समान स्थान पाए थे, लेकिन वह निश्चित नहीं हो सकता था, इसलिए उसने चांदनी से अपने ज्ञान सागर में प्रवेश करने के लिए कहा था ताकि वह उनकी पहचान कर सके। त्रिपाठी जीवोक्ति के पास अभी पाटिल सुमित्रा को खोजने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन अगर वह उसके अनुमानित स्थान का निर्धारण कर सकता था तो त्रिपाठी जीवोक्ति के पास काम करने की एक दिशा होगी।
इस तारा के रहस्यों को चांदनी को संक्षेप में समझाने के बाद वाली की आंखें शानदार ढंग से चमकी, जैसे कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि तारामंडल क्षेत्र के क्षेत्र में इतनी जादुई चीज होगी। नक्शा गुरु का पेशा छायादार तारा पर लगभग गैर मौजूद था। आखिरकार छायादार तारा बेहद अलग थलग था और बाहरी दुनिया के साथ संवाद करने का कोई तरीका नहीं था। कभी कभी कुछ लोग तारामंडल क्षेत्र में गहराई तक उद्यम करते थे, लेकिन वे केवल पास में अयस्कों और सनस्फटिक की तलाश करेंगे, इसलिए इस तारा पर नक्शा गुरुओं का कोई भविष्य नहीं था। तुम्हारा मतलब है इस तारा में तारामंडल क्षेत्र के सभी तारे शामिल हैं? चांदनी ने आश्चर्य और खुशी से पूछा। हाँ, भले ही वे सभी न हों, ये दूर नहीं होना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। टोंग शुवान लोक के बारे में क्या? चांदनी ने उसकी ओर मुड़कर देखा। क्या तुम देखना चाहती हो? त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराया। चांदनी ने बार बार सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक उत्सुक भाव था। मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया और चांदनी को अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में लपेट लिया, जल्दी से उसे इस तारा के क्षेत्र के माध्यम से आगे बढ़ाया। मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1372। जैसे ही चमकते तारे गुजरे, चांदनी को ऐसा लगा कि वह हाथ बढ़ाकर उन्हें छू सकती है, लेकिन वह जानती थी कि ये दिखने में वास्तविक तारे वास्तव में तारा का केवल प्रतिबिंब थे, वास्तविक नहीं। तारामंडल क्षेत्र से गुजरते हुए चांदनी को लगा जैसे वह किसी सपने में है। यहाँ न केवल एक चकाचौंध कर देने वाला सूर्य तारा था, बल्कि एक चांद तारा भी था जो हल्की रोशनी बिखेर रहा था, अनगिनत निर्जीव मृत तारे और एक क्षुद्र ग्रह सागर जिसने चांदनी के चेहरे का रंग फीका कर दिया। ऐसा लगा जैसे पूरे तारामंडल क्षेत्र को अनगिनत गुना छोटा कर दिया गया है और यहाँ रख दिया गया है। वह त्रिपाठी जीवप्ती के साथ चुपचाप आगे बढ़ी, और जो एक अनंत काल जैसा लगा, उसके बाद त्रिपाठी जीवप्ती अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर एक जटिल भाव था, क्योंकि वह चुपचाप आगे घूर रहा था। उसकी निगाहों का पीछा करते हुए चांदनी ने एक हल्के नीले तारे देखे। ये तारे पूरे तारामंडल क्षेत्र में बहुत अधिक ध्यान खींचने वाले नहीं थे, क्योंकि उनसे कहीं अधिक चमकदार अनगिनत तारे थे, लेकिन इस क्षण ये तारे ही चांदनी को दिखाई दे रहे थे। इन तारों को हैरानी से घूरते हुए उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपना घर देख लिया है। उसका दिल गर्माहट से भर गया। टोंग शुवान लोक, ये तारे वह मातृभूमि थी जिसकी वह दिन रात लालसा करती थी। टोंग शुवान लोक, जहाँ उसका जन्म और पालन पोषण हुआ था। हिम संप्रदाय से तारामंडल क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद चांदनी ने एक बार पीछे मुड़कर देखा था और बिल्कुल वही दृश्य देखा था जो वह अब देख रही थी। हल्के नीले तारे शानदार नीले गुलाब की तरह थे, जिसने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया और उसे उनसे अलग होने से हिचकिचाहट हुई, लेकिन उस समय उसके पास हिम गुरु क्विंगिया का पालन करने और अपनी मातृभूमि छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चांदनी की आंखों से आंसू बह निकले। भले ही वह एक संत कोटि कल्टिवेटर थी, भले ही उसने कई दशकों तक कल्टिवेशन किया हो, लेकिन इस क्षण वह अभी भी अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ थी। एक यात्री की तरह जो घर से दूर था, उसके दिल में गहरी लालसा इस क्षण फूट पड़ी। त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ नहीं कहा। जब उसने अकेले तारामंडल क्षेत्र की खोज की और उन तारों को पाया जहां टोंग शुवान लोक था, तो उसकी भावनाएं चांदनी से बेहतर नहीं थी, लेकिन वह एक पुरुष था, इसलिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का उसका तरीका अलग था। काफी देर बाद चांदनी धीरे धीरे रोना बंद कर दिया, अपना सिर त्रिपाठी जीवप्ती की ओर घुमाया और धीरे से पूछा, त्रिपाठी जीवप्ती, क्या हम अभी भी वहां वापस जा सकते हैं? हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने दृढ़ता और निर्णायकता के साथ सिर हिलाया। चांदनी की आंखों में आश्चर्य चमक उठा। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती का जवाब निराधार था और वह अब कोई आशा नहीं देख सकती थी, लेकिन इस जवाब को सुनकर उसके दिल में खालीपन तुरंत खुशी से भर गया। धन्यवाद, धन्यवाद। चांदनी को अचानक थोड़ा शर्मिंदगी महसूस हुई। उसे वास्तव में एक जूनियर के सामने अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए था। हालांकि जब उसने अपनी मातृभूमि को देखा तो उसे कोई परवाह नहीं थी। वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाए और प्रसन्नतापूर्ण एकता मंडप में वर्षों से उसने जो भी शिकायतें सही थीं, वे ज्वार की तरह उमड़ने लगीं। सौभाग्य से अब वह चांदनी की तारा थी और वह चांदनी थी। त्रिपाठी जीवप्ती हल्का सा मुस्कुराया, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी और चांदनी को फिर से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में लपेट लिया, धीरे धीरे उसे नीले तारे से दूर खींच लिया। चांदनी 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 और त्रिपाठी, चांदनी तारा चांदनी 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 तारा तारा चांदनी चांदनी और चांदनी। चांदनी ने चारों ओर कुछ देर देखा और फिर धीरे धीरे सिर हिलाया। ये यहाँ नहीं है। मुझे याद है कि वहाँ क्षुद्रग्रह सागर इससे बड़ा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और एक बार फिर चांदनी को लपेट लिया और उड़ गया। आधे दिन बाद गुफा निवास के चारों ओर का अवरोध खुल गया और चांदनी बाहर चली गई। त्रिपाठी जीवप्ती गुफा निवास में अकेले मुस्कुराते हुए बैठा था। आखिरकार चांदनी की पहचान के माध्यम से त्रिपाठी जीवप्ती ने उस स्थान को खोज लिया था जहां वह पाटिल सुमित्रा और अन्य लोगों से अलग हुई थी। हालांकि पाटिल सुमित्रा और अन्य लोग भी उस समय शून्य गलियारे से गुजरे थे और त्रिपाठी जीवप्ती नहीं जानता था कि वे कहाँ गए थे, फिर भी ये एक अत्यंत कीमती सुराग था। उस समय जब तक वह पर्याप्त मजबूत था, वह सीधे उस जगह पर जा सकता था और शून्य गलियारे को ढूंढ सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती बेल का अनुसरण करके खरबूजे को ढूंढ सकता था और एक मौका था कि वह पाटिल सुमित्रा से फिर से मिल सकता था। बेशक ये सब ताकत की एक मजबूत नींव पर आधारित होगा।
ऐसी चीजों पर विचार करना अभी भी बहुत जल्दी था। अपने मूड को सुलझाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना रसायन भट्टी और कई जड़ी बूटियां निकाली और अपने मूड को शांत करने के लिए रसायन विद्या का उपयोग करना शुरू कर दिया। समय उड़ गया और जल्द ही 1 महीना बीत गया। इस दिन नाग गुफा पर्वत के चारों ओर का अवरोध खुल गया और 2 आकृतियां धीरे धीरे बाहर निकली। स्वाभाविक रूप से वे त्रिपाठी जीवप्ती और त्रिपाठी तेज थे। वे दोनों स्वाभाविक रूप से खजाना भंडार मंडप की नीलामी में भाग लेने जा रहे थे। वास्तव में इस नीलामी के प्रति त्रिपाठी जीवप्ती का मूल रवैया ये था कि वह जाना चाहता था या नहीं, लेकिन आमंत्रण पर छपी एक निश्चित वस्तु को देखने के बाद उसने तुरंत अपना मन बदल लिया। वह वस्तु उसके लिए बहुत उपयोगी थी और उसे हर हाल में उसे प्राप्त करना था। इस कारण से उसने वहीं से प्राप्त सभी संस्फटिक ले लिए थे और पूरी तरह से प्रयास करने के लिए तैयार था। वर्तमान में नाग गुफा पर्वत के पास बहुत अधिक संस्फटिक नहीं थे, लेकिन यह निश्चित रूप से छोटी राशि भी नहीं थी, कुल 70 मिलियन। त्रिपाठी जीवप्ती और त्रिपाठी तेज के आकलन के अनुसार संस्फटिक की यह राशि उस वस्तु को जीतने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार, हालांकि वह चीज कीमती थी, फिर भी वह सिर्फ एक सामग्री थी। त्रिपाठी जीवप्ती जैसे किसी व्यक्ति के अलावा जिसके लिए इसके अन्य उपयोग थे, किसी को भी इसके लिए बोली लगाने के लिए इतनी उच्च कीमत खर्च करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती को इस मामले में अभी भी कुछ आत्मविश्वास था। एक मामूली 50 किलोमीटर की यात्रा उन दोनों ने अपने तारा शटल पर स्वर्गीय नियति शहर में पहुंचे। वर्तमान में स्वर्गीय नियति शहर धोखेबाजों और ईमानदार लोगों से भरा हुआ था। शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के मालिक जीतू पर भारी दबाव था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था, अन्यथा उसने पुराने मंदिर के मालिक से उसे स्वर्गीय नियति शहर में शहर के मालिक के रूप में रखने के लिए नहीं कहा होता। लेकिन अब सम्राट उद्यान प्रकट हुआ था और स्वर्गीय नियति शहर के ऊपर तैर रहा था, जिससे बहुत सारे कल्टिवेटर का आगमन हुआ। शहर की आत्मा श्रृंखला पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी और किसी को भी शहर के अंदर अपनी इच्छा से कार्य करने की अनुमति नहीं थी, अन्यथा उन्हें कठोर दंड दिया जाएगा। इसके अलावा शहर में प्रवेश करने पर एक शक्तिशाली अवरोध था जिसने उड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये पिछले नियमों से अलग था। अतीत में जब त्रिपाठी जीवप्ती स्वर्गीय नियति शहर आता था तो उसे सीधे अंदर और बाहर उड़ना पड़ता था, लेकिन अब स्वर्गीय नियति शहर के सामने उसके पास जमीन पर उतरने और त्रिपाठी तेज के साथ शहर के द्वार से प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शहर का द्वार भी भीड़ से भरा हुआ था। त्रिपाठी तेज त्रिपाठी जीवप्ती के पंखों के नीचे सिकुड़ गया और सुरक्षित रूप से गुजरने की पूरी कोशिश की। शहर में प्रवेश करने के बाद हलचल भरे दृश्य को देखकर चाहे वह त्रिपाठी जीवप्ती हो या त्रिपाठी तेज, दोनों को सिरदर्द होता हुआ महसूस हुआ। स्वर्गीय नियति शहर की आबादी अब पहले से 10 गुना से अधिक थी। सौभाग्य से नीलामी आज शुरू हो गई थी, इसलिए सड़कों को साफ करने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए खजाना भंडार मंडप तक जाने वाले सभी प्रमुख शहर के द्वारों पर लोग प्रभारी थे, जिससे उन्हें लोगों के साथ धक्का मुक्की करने और बुजुर्गों के रूप में अपना दर्जा खोने की परेशानी से बचा लिया गया। रिसेप्शन क्षेत्र को ढूंढते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने सुनहरा आमंत्रण निकाला और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रभारी कल्टिवेटर को दिखाया। कल्टिवेटर ने तुरंत एक चापलूसी भरी नजर दिखाई और सम्मानपूर्वक कहा, हमारे विनम्र टावर की नीलामी में आपका स्वागत है, कृपया इस रास्ते से आएं। ऐसा कहते हुए वह अपने बगल में एक युवती की ओर मुड़ा और कहा, क्वीन, इन 2 सम्मानित मेहमानों को उनके निजी कमरे में दिखाओ। यद्यपि त्रिपाठी जीवप्ती और त्रिपाठी तेज की कल्टिवेशन उच्च नहीं थी, लेकिन सुनहरे आमंत्रण अधिक नहीं थे। यानपेई को नाग गुफा पर्वत के अद्भुत वित्तीय संसाधनों के बारे में अच्छी तरह से पता था और उसने आशा व्यक्त की कि त्रिपाठी जीवप्ती नीलामी के समापन के लिए कुछ और वस्तुएं लाएगा, इसलिए नाग गुफा पर्वत द्वारा भेजे गए आमंत्रणों का ग्रेड बहुत उच्च था। भले ही यह पहली श्रेणी के संप्रदायों के लोगों जितना अच्छा न हो, यह उससे दूर नहीं था। जब शहर के द्वार के पास मेहमानों को प्राप्त करने के लिए प्रभारी कल्टिवेटर ने यह आमंत्रण देखा तो वह कैसे सम्मानजनक नहीं हो सकता था। उसके निर्देशों को सुनकर युवती, जो केवल 17 या 18 वर्ष की लग रही थी, तुरंत आगे बढ़ी और कहा, 2 सम्मानित मेहमान, कृपया मेरे साथ चलें। यद्यपि ये युवती एक आश्चर्यजनक सुंदरता नहीं थी, फिर भी वह काफी आकर्षक थी। उसकी ताकत अधिक नहीं थी, केवल अमर आरोहण सीमा तक पहुंची थी, लेकिन उसकी आवाज बेहद सुखद थी, जैसे एक लेवा का चहकना। उसके द्वारा की गई हर त्योरी और मुस्कान आकर्षण से भरी थी, जैसे कि उसने किसी प्रकार की मोहक तकनीक का अभ्यास किया हो। ये देखकर त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, ये जानते हुए कि खजाना भंडार मंडप ने इस नीलामी के लिए बहुत प्रयास किया था। इस नीलामी में भाग लेने के लिए आने वाले हर महान बल के पास उन्हें प्राप्त करने के लिए एक विशेष युवती होगी। खजाना भंडार मंडप में इतनी उच्च कल्टिवेशन वाले अनगिनत शिष्य थे, इसलिए उन्हें प्रशिक्षित करना मुश्किल नहीं था, लेकिन यह व्यवस्था संभवतः कुछ कल्टिवेटर का पक्ष जीतने के लिए थी जो स्त्री आकर्षण के शौकीन थे। शायद ये कल्टिवेटर इतना खुश होगा कि वह पानी की तरह पैसा खर्च करेगा। क्विंगे नाम की युवती सामने चली गई। त्रिपाठी जीवप्ती और त्रिपाठी तेज को खजाना भंडार मंडप की ओर ले जा रही थी। चलते चलते समझाते हुए, क्विंगेर इस बार 2 बुजुर्गों के लिए सभी नीलामी मामलों के लिए जिम्मेदार होगी। यदि 2 बुजुर्ग कुछ जीतते हैं तो क्विंगेर 2 बुजुर्गों की ओर से संस्फटिक का भुगतान करेगी और नीलामी वस्तु को वापस ले लेगी। यदि 2 बुजुर्गों के पास कोई अन्य निर्देश है तो कृपया संकोच न करें।
हमारे मंडप मालिक ने एक आदेश जारी किया है कि क्विंगेर को 2 बुजुर्गों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। सभी आवश्यकताओं को? त्रिपाठी तेज ने अपनी भौं उठाए एक फीकी मुस्कान प्रकट की। हाँ, क्विंगेर नाम की युवती ने धीरे से सिर हिलाया, उसके नाजुक कान की बालियां मोहक गुलाबी का एक स्पर्श प्रकट कर रही थी। त्रिपाठी तेज हंसा और त्रिपाठी जीवक्ति की ओर एक अर्थपूर्ण झलक दी, इससे पहले कि तुरंत क्विंगेर के कान में कुछ फुसफुसाया। दूसरी पार्टी का चेहरा और भी लाल हो गया, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवक्ति ने सूंघा। हालांकि उसने त्रिपाठी तेज और इस युवती के बीच की बातचीत को जानबूझकर नहीं सुना, वह जानता था कि त्रिपाठी तेज ने क्या पूछा था। इस लड़की का व्यक्तित्व तब से बदल गया है जब वह कोमा में गिर गई थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने सोच समझकर इसके बारे में सोचा। वह पहले इतनी साहसी नहीं थी, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने हमेशा महसूस किया था कि त्रिपाठी तेज का व्यक्तित्व बहुत अंतर्मुखी था, इसलिए इस तरह का बदलाव कुछ ऐसा था जिसे देखकर वह खुश था। रास्ते में सड़कें लोगों से भरी हुई थी, लेकिन खजाना भंडार मंडप द्वारा जानबूझकर खोले गए मार्ग के साथ वे तीनों बिना किसी बाधा के उससे गुजरने में सक्षम थे। थोड़ी देर बाद तीनों खजाना भंडार मंडप के सामने पहुंचे। इस इमारत के सामने ज्यादा लोग नहीं थे, केवल 2, लेकिन जब त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि ये दोनों तीसरी उत्कृष्ट कोटि वापस करने की सीमा के मालिक थे। उनमें से एक इस शहर के मालिक फीजीतू थे, जो अपने चेहरे पर एक नाखुश नज़र के साथ वहां खड़े थे। मूल रूप से वह मुक्त और आबाद होना चाहता था, लेकिन वह कैसे जान सकता था कि वह ऐसी गड़बड़ी में फंस जाएगा। नतीजतन उसके पास यहाँ खड़े होने और सभी मेहमानों को रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर उसका रंग अच्छा होता तो यह अजीब होता, जो उसके बगल वाले व्यक्ति से केवल थोड़ा बेहतर था। इससे भी गहरे चेहरे वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से यान पेई था। न केवल बूढ़े काले चेहरे का चेहरा गहरा था, बल्कि उसका दिल भी गहरा था। उसके द्वारा नीलाम की गई सभी चीजें आसमान छूती कीमतों पर बेची गईं। पिछली बार जब उसने गोली नसों के साथ एक उत्पत्ति संघनक गोली की नीलामी की थी, तो कीमत करोड़ों के निशान को तोड़ चुकी थी, एक चमत्कार पैदा कर रही थी। मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1373। छायादार तारा की महान ताकतों के मालिकों का बूढ़े काले चेहरे यान पेई के साथ प्रेम घृणा का संबंध था। वे उससे प्यार करते थे क्योंकि जब भी वह नीलामी में भाग लेता था तो उसके द्वारा प्राप्त वस्तुएं निश्चित रूप से महान मूल्य की होती थी, लेकिन वे उससे नफरत करते थे क्योंकि वह जो हास्यास्पद रूप से उच्च कीमतें लेता था। यहाँ तक कि महान ताकतें भी उसके शोषण को बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। यहाँ खड़े तीसरी उत्कृष्ट कोटि वापस करने की सीमा के 2 मालिकों को देखकर ये स्पष्ट था कि खजाना भंडार मंडप इस नीलामी को कितना महत्व देता था। त्रिपाठी जीवक्ति को आता देख, चाहे वह फीजीतू हो या यानपेई, दोनों ने मुस्कान दिखाई। जब रास्ता दिखा रही क्विंगेर ने ये देखा तो वह हैरान महसूस किए बिना नहीं रह सकी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जिस युवक को वह प्राप्त कर रही थी उसकी पहचान इतनी असाधारण होगी कि यहाँ तक कि महान बुजुर्ग कुंगलाओ ने भी एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई, जिससे उसे और भी खुशी महसूस हुई। क्विंगेर के लिए त्रिपाठी जीवक्ति की पहचान जितनी अधिक प्रतिष्ठित होगी, उसे उतने ही अधिक पुरस्कार मिल सकते हैं। अगर उसका भाग्य अच्छा रहा और उसे त्रिपाठी जीवक्ति ने चुना, तो उसे भविष्य में कल्टिवेशन संसाधनों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आखिरकार सुनहरे आमंत्रण के साथ आने वालों के पास निश्चित रूप से संत स्फटिक की कमी नहीं होगी। बुजुर्गों को प्रणाम। त्रिपाठी जीवक्ति का मुंह सिकुड़ गया, लेकिन उसके पास आगे बढ़कर अभिवादन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये कम वरिष्ठता होने का नुकसान था, चाहे कोई कहीं भी जाए वे हमेशा छोटे ही लगेंगे। हाँ, इतने विनम्र होने की जरूरत नहीं है। फीजीतू हल्का सा मुस्कुराया, अपना हाथ बढ़ाया और एक अदृश्य बल ने त्रिपाठी जीवक्ति को ऊपर उठा लिया। उसकी अभिव्यक्ति मिलनसार थी। पिछली बार सम्राट उद्यान में बर्फीला फीनिक्स शेष आत्मा को देखने के बाद से फीजीतू ने त्रिपाठी जीवक्ति को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। भले ही यह सिर्फ एक शेष आत्मा थी, फिर भी ये एक पौराणिक प्राचीन दिव्य आत्मा थी। ये कहा जा सकता है कि जब तक त्रिपाठी जीवक्ति नहीं मरता, जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ेगी, वह इस प्राचीन दिव्य आत्मा शेष आत्मा से अधिक शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम होगा। छायादार तारा के विश्व सिद्धांतों के दमन के कारण त्रिपाठी जीवक्ति के पास शायद उत्पत्ति राजा सीमा में सफलता प्राप्त करने का मौका न हो, लेकिन उत्पत्ति वापस करने की सीमा में बर्फीला फीनिक्स शेष आत्मा की मदद से वह बिल्कुल अजेय था। अगर त्रिपाठी जीवक्ति के कमजोर होने पर फीजीतू उससे दोस्ती करने का फायदा नहीं उठाता, तो एक बार जब वह पर्याप्त मजबूत हो जाता तो दोस्ती बनाना इतना आसान नहीं होता। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले तुम्हें परेशानी हुई थी, लड़के। फीजीतू ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। क्या मैं जान सकता हूँ कि बुजुर्ग किस ओर इशारा कर रहे हैं? त्रिपाठी जीवक्ति ने संदेह से पूछा। नाटक करना बंद करो। क्या तुमने समुद्र हृदय संप्रदाय के लोगों को मार डाला? फीजीतू ने उसे घूर कर देखा। तो ये समुद्र हृदय संप्रदाय है। ये सच है, मैंने उन्हें मार डाला। क्यों? क्या बुजुर्ग ने किसी प्रकार की अफवाह सुनी? त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी भौं उठाए। ये सच नहीं है। फीजीतू ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हालांकि समुद्र हृदय संप्रदाय असीम सागर में दूर स्थित है, फिर भी ये एक दूसरी श्रेणी का संप्रदाय है और इसकी ताकत को कम नहीं आंका जा सकता है। तुम्हारे लिए इतनी लापरवाही से काम करना, क्या तुमने कभी परिणामों पर विचार किया है?
त्रिपाठी जीवक्ति हंसा। बुजुर्ग, क्या आप मुझसे उत्पीड़न को सहने की उम्मीद करते हैं? उसके चेहरे पर ये तेज नजर देखकर फीजीतू खुद को हंसने से नहीं रोक पाया। अगर तुम सह सकते थे तो तुम नहीं होते। पिछली बार त्रिपाठी जीवक्ति ने स्वर्गीय नियति शहर में तबाही मचाई थी। 7 या 8 उत्पत्ति वापस करने की सीमा के मालिकों से निपट रहा था और यहाँ तक कि यादव परिवार के एक मालिक को भी मार डाला था। फीजीतू लंबे समय से जानता था कि त्रिपाठी जीवक्ति कानून का पालन करने वाला व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसने बस उसे हल्के से याद दिलाया। हालांकि मैंने सुना है कि समुद्र हृदय संप्रदाय के लोग अब यादव परिवार में निवास कर रहे हैं। दोनों के बीच संबंध काफी अच्छा लगता है। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अपने हाथ जोड़े। बुजुर्ग के याद दिलाने के लिए बहुत धन्यवाद। हाँ, इसके अलावा ऐसा लगता है कि बहती बादल घाटी नामक एक बल भी यादव परिवार में बस गया है। किसी भी स्थिति में तुम्हें सावधान रहना चाहिए। बहती बादल घाटी। त्रिपाठी जीवक्ति ने त्योरी चढ़ाई। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। क्या हुआ? क्या तुम्हारा भी इस बहती बादल घाटी के साथ कोई झगड़ा है? फीजीतू हैरान था। त्रिपाठी जीवक्ति ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। त्रिपाठी जीवक्ति की मौन स्वीकृति देखकर फीजीतू निश्चित था और उसने अपने हाथ को अस्वीकृति में हिलाया। भूल जाओ, युवा लोग ऊर्जा से भरे होते हैं। बस मेरे स्वर्गीय नियति शहर में परेशानी पैदा मत करना। किसी भी स्थिति में बहती बादल घाटी का उल्लेख करने लायक नहीं है। जूनियर याद रखेगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। फीजीतू ने सोचा कि बहती बादल घाटी सिर्फ एक नगण्य बल था, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति इससे हल्का सा डरता था। कारण सरल था, बहती बादल घाटी के पास शेखावत आशुतोष था। त्रिपाठी जीवक्ति नहीं जानता था कि उसने इस शेखावत आशुतोष को कैसे उकसाया था, लेकिन इस व्यक्ति ने रेगिस्तान में लियोयान के साथ उसे मारने की कोशिश की थी। और हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति ने शेखावत आशुतोष की एक बांह को सफलतापूर्वक काट दिया था, शेखावत आशुतोष फिर भी भागने में कामयाब रहा था। उस समय त्रिपाठी जीवक्ति को लगा था कि यह शेखावत आशुतोष साधारण नहीं था। यहाँ तक कि धामीजा लोकेश जैसा एक अभिजात वर्ग भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। इस शेखावत आशुतोष का सामना करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति को हल्का सा लगा जैसे वह तारा सम्राट पर्वत से चेंग बाई लियन नामक युवक का सामना कर रहा था। दोनों ने उसे खतरे की एक महान भावना दी, एक भावना जो पठान अरबाज अली और बत्रा शैलेंद्र के पास नहीं थी। एक मामूली बहती बादल घाटी इस तरह के एक शिष्य को विकसित करने में सक्षम है, भले ही यह नगण्य हो। त्रिपाठी जीवक्ति इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था, इसलिए उसने जानबूझकर बहती बादल घाटी के बारे में जानकारी एकत्र की थी। अब जब उसने फीजीतू को इसका उल्लेख करते हुए सुना तो उसने स्वाभाविक रूप से शेखावत आशुतोष के बारे में सोचा। अब जब कई साल बीत चुके थे, त्रिपाठी जीवक्ति नहीं जानता था कि शेखावत आशुतोष के कल्टीवेशन ने किस हद तक प्रगति की थी। अगर वे फिर से मिलते तो ये कहना मुश्किल था कि कौन विजयी होगा। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति उससे डरता नहीं था। आखिरकार पिछले कुछ वर्षों में उसकी ताकत में बहुत सुधार हुआ था और अब उसके पास अपने दुश्मनों से निपटने के लिए अनगिनत साधन थे। त्रिपाठी जीवक्ति और फीजीतू के बीच बातचीत समाप्त होने के बाद यानपेई जारी रखने के लिए इंतजार नहीं कर सका। छोटे दोस्त त्रिपाठी का इस नीलामी में भाग लेना वास्तव में मेरे विनम्र निवास में रोशनी लाता है। हाँ, बुजुर्ग बहुत विनम्र हैं। इस नीलामी में भाग लेने में सक्षम होना जूनियर के लिए सम्मान की बात है, त्रिपाठी जीवक्ति ने विनम्रता से कहा। यानपेई मिलनसार रहा और अपनी आवाज को धीमा किया। क्या छोटे दोस्त त्रिपाठी कुछ और चीजें नीलाम करने का इरादा रखता है? हालांकि नीलामी की वस्तुएं पहले ही निर्धारित हो चुकी है। अगर छोटे दोस्त त्रिपाठी उन्हें नीलाम करना चाहता है तो ये बूढ़ा मालिक तुम्हारे लिए दरवाजा खोल सकता है। यह इस बूढ़े मालिक के लिए एक मुश्किल मामला नहीं है। बुजुर्ग मजाक कर रहे होंगे। मेरे गुरु ने वर्षों से जमा की गई अच्छी चीजें पिछली बार नीलामी के लिए निकाल दी गई हैं, इसलिए अब बेचने के लिए वास्तव में बहुत कुछ नहीं बचा है, त्रिपाठी जीवक्ति ने सहज रूप से कहा। त्रिपाठी जीवक्ति ने कुछ बकवास किया। किसी भी स्थिति में वह अपने गैर मौजूद गुरु के नाम का उपयोग अपने लिए कवर के रूप में कर रहा था और कोई भी निश्चित नहीं हो सकता था कि नाग गुफा पर्वत पर ऐसा गुरु मौजूद था, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति को इतना स्पष्ट झूठ बोलते समय थोड़ा भी मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस नहीं हुआ। तो यह ऐसा है। यानपेई ने निराशा का एक भाव दिखाया इससे पहले कि अचानक फुसफुसाया, क्या होगा अगर ये बूढ़ा मालिक तुम्हें 50% कमीशन दे? मेरे पास वास्तव में और कुछ नहीं है, त्रिपाठी जीवक्ति ने कड़वाहट से कहा। हाँ, ऐसा लगता है कि इस बूढ़े मालिक ने तुम्हें एक मुश्किल स्थिति में धकेल दिया है। अच्छा, चूंकि छोटे दोस्त त्रिपाठी आ गया है तो बाहर खड़े होने की जरूरत नहीं है। अंदर जाओ और थोड़ी देर आराम करो, नीलामी 1 घंटे में शुरू होगी। यानपेई ने अब और जोर नहीं दिया और उदारतापूर्वक त्रिपाठी जीवक्ति को प्रवेश करने की अनुमति दी। त्रिपाठी जीवक्ति ने माफी मांगी और त्रिपाठी तेज के साथ मिलकर युवती क्विंग एयर के नेतृत्व में सीधे खजाना भंडार मंडप में चल दिया। ठीक उसी तरह जैसे पिछली बार त्रिपाठी जीवक्ति ने इसे देखा था। हॉल पहले से ही कल्टिवेटर से भरा हुआ था जो नीलामी में भाग लेने के लिए आए थे। भले ही कुछ खाली सीटें थीं, वे अधिक नहीं थीं। हॉल के बीच में एक गोल मंच था, वर्टिकल, जहां खजाना भंडार मंडप नीलामी की मेजबानी करता था। आसपास की दीवारों में अजीब पत्थर जड़े हुए थे जो रोशनी की किरणें उत्सर्जित कर रहे थे, जो उच्च मंच को रोशन कर रहे थे। 2 बुजुर्ग, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। युवती,
क्विंग एयर हॉल में प्रवेश किया और धीरे से कहा, इससे पहले कि वह एक तरफ चली गई और खजाना भंडार मंडप कल्टिवेटर के साथ बात की। एक पल बाद वह एक मुस्कान के साथ लौटी और सम्मानपूर्वक त्रिपाठी जीवप्ती को एक लकड़ी का टोकन सौंपा। यह आपके कमरे के लिए प्रतिबंध टोकन है, कृपया इसे स्वीकार करें बुजुर्ग। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे लिया और इस पर एक नजर डाली। जल्दी से पता चला कि इस पर भी 13 शब्द खुदा हुआ था। आखिरकार उसने पहले भी ऐसी नीलामी में भाग लिया था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती इससे काफी परिचित था और जानता था कि उसके कमरे का नंबर भी 13 था। हालांकि ये काफी संयोग था कि पिछली बार जब उसने इस नीलामी में भाग लिया था तो उसे मिला कमरे का नंबर C13 था, लेकिन आज यह भी 13 था। हालांकि संख्या नहीं बदली थी, उसके कमरे का स्तर स्पष्ट रूप से बढ़ गया था। पिछली बार ये कियानटोन के कारण था, लेकिन इस बार ये किसी की प्रतिष्ठा के कारण नहीं था, बल्कि न गुफा पर्वत की अपनी प्रतिष्ठा के कारण था। इन सब पर विचार करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती के होंठ हल्के से मुड़े, क्योंकि उसने टोकन को रख दिया और युवती को रास्ता दिखाने का इशारा किया। एक पल बाद कमरा B13 में त्रिपाठी जीवप्ती और त्रिपाठी तेज ने अपनी सीटें ले ली थी, जबकि क्विंग एयर उन्हें चाय परोस रही थी। उसके अलावा कमरे में कोई और नहीं था। मेज पर आत्मा फलों की ओर इशारा करते हुए युवती ने धीरे धीरे कहा, ये गौरैया आत्मा फल है जिन्हें लुलू ने विशेष रूप से इस नीलामी के लिए एकत्र किया है। उनका स्वाद बहुत मीठा होता है और इसका किसी के संत उत्तम को शुद्ध करने पर कुछ प्रभाव पड़ता है। आप दोनों को उन्हें आजमाना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, एक फल उठाया और उसे अपने मुंह में डाल दिया, संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उसकी संतुष्ट अभिव्यक्ति देखकर युवती ने साहस के साथ पूछा, नीलामी 1 घंटे तक शुरू नहीं होगी। अगर 2 बुजुर्ग को बुरा न लगे तो आप ऊब को दूर करने के लिए नृत्य करने के लिए कुछ लोगों को बुला सकते हैं। ओह, क्या तुम्हारे खजाना भंडार मंडप का आतिथ्य इतना विचारशील है? त्रिपाठी तेज ने आश्चर्य से पूछा। युवती ने अपने होंठ सिकुड़े और मुस्कुराए। हर मेहमान को यह अधिकार नहीं है, केवल वे ही जो क्लास B और उससे ऊपर है उन्हें ऐसा करने की अनुमति है। त्रिपाठी तेज ने उस पर एक पल के लिए अपनी आंखें घुमाई, इससे पहले कि आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये देखते हुए कि तुम्हारी कमर कितनी मुलायम है और तुम्हारे कदम कितने हल्के हैं, तुम्हें इस क्षेत्र में काफी निपुण होना चाहिए। तुम एक नृत्य क्यों नहीं करती जूनियर? युवती शर्मा गई क्योंकि उसने डरपोक ढंग से त्रिपाठी जीवप्ती को देखा। हालांकि उसकी कल्टिवेशन अधिक नहीं थी, वह बता सकती थी कि यहाँ के 2 मेहमानों का नेतृत्व त्रिपाठी जीवप्ती कर रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पहले उसकी स्वीकृति प्राप्त करनी थी। परेशानी मत करो। त्रिपाठी जीवप्ती ने त्रिपाठी तेज को घूर कर देखा, फिर युवती को देखा और कहा, वह सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रही है, तुम्हें इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, युवती ने धीरे से जवाब दिया। उसकी आंखों में राहत और निराशा का एक निशान चमक उठा। सौभाग्य से जिन 2 मेहमानों की उसने सेवा की वे अच्छे लग रहे थे, और हालांकि महिला उसे चिढ़ाना पसंद करती थी, वह एक बुरी व्यक्ति नहीं थी, और यह आदमी स्पष्ट रूप से एक ईमानदार व्यक्ति था। वह निराश थी कि उसके पास प्रदर्शन करने का कोई मौका नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी अभिव्यक्ति का अवलोकन किया और कम या ज्यादा अनुमान लगा सकता था कि वह क्या सोच रही थी, इसलिए उसने तुरंत कहा, हम दोनों की कोई अन्य अनुरोध नहीं है, बस अपना काम करो और जब नीलामी समाप्त हो जाएगी तो तुम्हारे लिए लाभ की कोई कमी नहीं होगी। युवती ये सुनकर खुश हुई और कहा, धन्यवाद बुजुर्ग। जैसे कि उसने पहले ही 2 मेहमानों के स्वभाव को समझ लिया हो, युवती उनकी सेवा करने में काफी अच्छी थी। जब तक त्रिपाठी जीवप्ती और त्रिपाठी तेज के पास पूछने के लिए कुछ नहीं था, उसने कभी भी बोलने की पहल नहीं की, बस चुपचाप किनारे पर इंतजार करती रही। इस दौरान धामीजा लोकेश और पाठक देवकली एक बार आए और त्रिपाठी जीवप्ती के साथ काफी देर तक बातचीत की। यह अजीब नहीं था कि वे दोनों इस जगह को ढूंढ सकते थे, क्योंकि उन्हें पता लगाने के लिए यानपेई से थोड़ा पूछने की जरूरत थी कि त्रिपाठी जीवप्ती कहाँ था। धामीजा लोकेश और पाठक देवकली त्रिपाठी जीवप्ती से क्या बात करते हैं। मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1374। नीलामी हॉल में एक कन्फ्यूशियस विद्वान के रूप में कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति धीरे धीरे उच्च मंच पर चला गया। रोशनी के लिए उपयोग किए जाने वाले अजीब पत्थरों से निकलने वाली रोशनी उसके शरीर को रोशन कर रही थी, उसके अद्वितीय स्वभाव को उजागर कर रही थी। विशेष रूप से इस व्यक्ति के हाथ में एक कागज का पंखा था, जिससे वह और भी सुंदर और भव्य लग रहा था। यह मध्यम आयु वर्ग का कन्फ्यूशियस विद्वान लाल होठों और सफेद दांतों के साथ पैदा हुआ था, और उसकी आंखों के कोनों पर कुछ झुर्रियां थीं जो न केवल उसे बूढ़ा नहीं दिखाती थी, बल्कि इसके बजाय उसमें परिपक्वता और स्थिरता का भाव जोड़ती थी। इस क्षण वह एक सपने जैसा एहसास दे रहा था। कम से कम हॉल में कई युवतियां और युवा महिलाएं जो नीलामी में भाग ले रही थीं, खुद को एक मोहित नजर दिखाने से नहीं रोक सकी, जैसे कि वे उसकी ओर आकर्षित हो गई हों। कल्टिवेटर में से कई जिन्होंने इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की पहचान को पहचाना था, उनके चेहरे पर बदसूरत अभिव्यक्ति थी। दबी हुई आवाजों में कई फुसफुसाहटें और चर्चाएं सुनी जा सकती थी। धिक्कार है, ये वास्तव में छोटा काला चेहरा है जो इस नीलामी की अध्यक्षता कर रहा है। खजाना भंडार मंडप क्या कर रहा है? ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया है। इस बार हम फिर से गड्ढे में गिर गए हैं। मुझे पता था कि खजाना भंडार मंडप कुछ गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी वास्तव में बाहर आएगा। उसने 10 साल से अधिक समय से कोट।
हर तरह की चर्चाएं थी, और हालांकि ये आवाजें जोर से नहीं थी, नीलामी में भाग लेने वाले कल्टिवेटर का कल्टिवेशन कम नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इन शब्दों को स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। हालांकि छोटा काला चेहरा कहे जाने वाले मध्यम आयु वर्ग के कन्फ्यूशियस विद्वान को न केवल गुस्सा नहीं आया, बल्कि इसके बजाय एक गर्म मुस्कान दिखाई, जैसे कि उसे इन लोगों की आलोचना की परवाह नहीं थी। इसके विपरीत युवतियों और युवा महिलाओं ने जो उससे मोहित थी, अपनी सुंदर आंखें क्रूरता से चारों ओर घुमाई, उसके लिए अन्याय महसूस कर रही थी। छोटा काला चेहरा। निजी कमरा B13 में त्रिपाठी जीवप्ती ने सोच समझकर त्योरी चढ़ाई, इस व्यक्ति का बुजुर्ग ज्ञान से क्या लेना देना है। चूंकि यान पेई बूढ़ा काला चेहरा है, तो इस व्यक्ति का यान पेई के साथ कुछ संबंध होना चाहिए जिसे छोटा काला चेहरा कहा जाए, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती यह नहीं समझ पाया कि नीचे का कल्टिवेटर इस व्यक्ति के साथ बाघ या तेंदुए जैसा व्यवहार क्यों कर रहा था, जिसमें डर का एक भाव था। त्रिपाठी तेज ने भी अपने बगल की लड़की को देखा, उससे एक स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा कर रही थी। क्वीन एयर ने अपने होंठ सिकुड़े, मानो हंसना चाहती हो, लेकिन अपना धैर्य खोने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसने आखिरकार अपनी हंसी को रोके रखा और फुसफुसाया, दो बुजुर्गों को जवाब देते हुए, ये रेन तियान रुई है, मंडप का एक नीलामीकर्ता, और बूढ़ा मालिक यान उसका गुरु है, इसलिए हर कोई उसे। क्वीन एयर कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य लोग उन्हें छोटा काला चेहरा या बूढ़ा काला चेहरा कहते हैं। हालांकि यह सिर्फ एक उपनाम था, फिर भी ये एक प्रतिष्ठा थी जिसे यान पेई और रेन तियान रुई ने अपने लिए बनाया था। हालांकि अंतहीन खजाना मंडप के सदस्य के रूप में क्वीन एयर स्वाभाविक रूप से अपने बुजुर्गों की पीठ पीछे आलोचना करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अन्यथा अगर दूसरों को पता चला तो वह निश्चित रूप से परिणामों को सहन करने में सक्षम नहीं होगी। त्रिपाठी जीवप्ती अनजाने में हंसा और सिर हिलाया, मैं समझ गया, मैं समझता हूँ। ऐसा लगा कि रेन तियान रुई नामक यह नीलामीकर्ता यान पेई का एक सच्चा शिष्य था, अन्यथा उसे ऐसा नहीं कहा जाता। जब समय आएगा तो त्रिपाठी जीवप्ती को नीलामी में भाग लेते समय सावधान रहना होगा। उच्च मंच पर रेन तियान रुई ने गर्मजोशी से मुस्कुराया क्योंकि उसने अपने हाथ जोड़े और जोर से कहा, हर कोई दूर से आया है और मेरे अंतहीन खजाना मंडप की नीलामी में भाग लेने के लिए कोई प्रयास नहीं छोड़ा है। मेरा अंतहीन खजाना मंडप गहराई से आभारी है। इस नीलामी की मेजबानी इस रेन द्वारा की जाएगी, इसलिए अगर कोई अनुचितता है तो मुझे उम्मीद है कि हर कोई समझ सकता है। ये शब्द एक अत्यंत उपयुक्त तरीके से बोले गए थे, जिससे किसी के लिए भी उनमें दोष ढूंढना असंभव हो गया था। नीलामी की मेजबानी करते समय वह चाहे कैसा भी कार्य करे, कम से कम इन शब्दों ने उपस्थित अनगिनत लोगों का पक्ष जीता था। रेन तियान रुई ने जारी रखा, बोलने की बात करें तो इस नीलामी की मेजबानी मूल रूप से मेरे गुरु द्वारा की गई थी। जैसे ही यह बयान सामने आया, कई लोगों की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि उन्होंने अचेतन रूप से अपनी अंतरिक्ष वलयों को ढक लिया और सतर्कता से उच्च मंच की ओर घूर कर देखा। उनकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई, जैसे कि उन्हें डर था कि यान पेई अचानक किसी कोने से कूद जाएगा। सौभाग्य से रेन तियान रुई हल्का सा मुस्कुराया और कहा, हालांकि ये जूनियर सोचता है कि मेरे गुरु पहले से ही बहुत बूढ़े हैं और उन्हें पर्दे के पीछे रहना चाहिए। इस तरह के चकाचौंध के अवसर को मुझ जैसे युवा लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छा कहा। नीचे से जयकार सुनाई दी। भाई रेन साहसी और बहादुर है। बूढ़े मालिक यान को हमेशा के लिए पर्दे के पीछे रहने दो। हंसी का एक विस्फोट सुनाई दिया। रेन तियान रुई ने भी मुस्कुराया क्योंकि उसने हॉल में एक निश्चित स्थान की ओर देखा और सिर हिलाया। इस रेन की भी यही राय है। इस नीलामी के समाप्त होने के बाद मैं निश्चित रूप से अपने गुरु को सेवानिवृत्त होने और इतना कठिन काम न करने के लिए राजी करूंगा। हालांकि ये शब्द कुछ अपमानजनक थे, यह अस्वीकार्य था कि इसने जल्दी से कई लोगों की अच्छी भावनाओं और अनुनाद को जगाया। अचानक सतर्कता जो हर किसी को उसके प्रति थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई। इसके बजाय उन्हें लगा कि यह केवल एक आशीर्वाद था कि वह यहाँ खड़े होकर नीलामी की मेजबानी कर सकता था। सरल नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसने हल्का सा रेन तियान रुई को घूर कर देखा। बस कुछ शब्दों के साथ इस रेन तियान रुई ने खुद को भीड़ में एकीकृत कर लिया था। हालांकि ये केवल एक सरल शुरुआती भाषण था, इसने पहले ही इस नीलामी के लिए पर्याप्त पूंजी स्थापित कर दी थी। जब नीलामी शुरू हुई, भले ही उसने उच्च कीमत मांगी, तो बहुत से लोग नहीं होंगे जो उसे अस्वीकार करेंगे। इस रेन तियान रुई को दुनिया के तरीकों की गहरी समझ थी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसे छोटा काला चेहरा कहा जाता था। ये बस इतना था कि उसकी मेजबानी की शैली यान पेई की शैली से पूरी तरह से अलग थी, जो काफी दिलचस्प था। अच्छा, चलो ज्यादा बात नहीं करते हैं। मुझे डर है कि कई दोस्त पहले से ही बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, तो चलो अब नीलामी शुरू करते हैं। रेन तियान रुई ने अपने हाथ में फोल्डिंग फैन को थपथपाया और मुड़ गया, अपने पीछे किसी को इशारा किया। वहां एक राजसी पोशाक में एक महिला अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उच्च मंच पर चली गई, अपनी बाह पर एक जेड प्लेट ले जा रही थी क्योंकि वह रेन तियान रुई के सामने खड़ी थी। हालांकि राजसी पोशाक में महिला एक असाधारण सुंदरता थी जिसकी आंखों में वसंत का एक संकेत था। इस क्षण बहुत से लोग उसे नहीं देख रहे थे। चूंकि वह नीलामी में भाग लेने के लिए यहाँ थी, तो हर किसी का ध्यान स्वाभाविक रूप से उस जेड प्लेट की ओर आकर्षित हुआ जिसे वह पकड़ रही थी। कहने की जरूरत नहीं है, जेड प्लेट पर जो चीज थी वह नीलाम होने वाली पहली वस्तु थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह एक लाल कपड़े से ढकी हुई थी, जिससे ये देखना असंभव हो गया था कि यह क्या था।
नीलामी में भाग लेने वाले कल्टिवेटर में से कई उत्सुकता से अपनी गर्दन को तानकर इसे देखने के लिए देख रहे थे। रेन तियानरुई ने हर किसी की अभिव्यक्ति को ध्यान से देखा और कहा, हर नीलामी के नियमों के अनुसार, हालांकि पहली वस्तु अंतिम वस्तु जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी ये कोई तुच्छ मामला नहीं है। अगर आप रुचि रखते हैं तो आपको इसे प्राप्त करना होगा, अन्यथा अगर आप इस अवसर को चूक जाते हैं तो आपको अपने बाकी जीवन के लिए पछतावा होगा। ऐसा कहते हुए रेन तियानरुई ने हाथ बढ़ाया और लाल कपड़ा उठाया, एक रंगीन मनका प्रकट किया जो एक हंस के अंडे के आकार का था। यह मनका पारदर्शी लग रहा था, लेकिन इसके अंदर अस्पष्ट धागे मछलियों की तरह तैर रहे थे। जो और भी अजीब था वह यह था कि यह मनका थोड़ा भी ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं दे रहा था, जैसे कि यह सिर्फ एक सजावटी वस्तु थी जिसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं था। यह क्या है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। चूंकि खजाना भंडार मंडप नीलामी के लिए पहली वस्तु निकालने की हिम्मत करता है तो इसमें इसकी अपनी विशिष्टता होनी चाहिए। मालिक रेन को हमें ये समझाना चाहिए। आत्मा भंडारण मनका। निजी कमरा B13 के अंदर त्रिपाठी तेज की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने पहली वस्तु का नाम बताया। त्रिपाठी जीवक्ति ने उस पर एक नजर डाली, अब आश्चर्यचकित नहीं था। उसे संदेह था कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे त्रिपाठी तेज नहीं पहचानती थी, अन्यथा वह अकेले त्रिपाठी तेज को इस नीलामी में नहीं लाया होता। त्रिपाठी जीवक्ति ने नहीं पूछा कि यह आत्मा भंडारण मनका किस लिए था, क्योंकि वह जानता था कि रेन तियानरुई निश्चित रूप से इसे विस्तार से समझाएगा। उच्च मंच के ऊपर रेन तियानरुई ने हाथ बढ़ाया और आत्मा भंडारण मनका उठाया, इसे हर किसी को देखने के लिए ऊंचा करके पकड़ लिया। एक शब्द भी नहीं कहा, इसके बजाय बस पागलपन से अपनी संत उत्तम को इसमें डाल रहा था। हर किसी की आंखों के सामने रंगीन मनका एक अथाह गड्ढे की तरह था, जिसने उसके द्वारा इसमें डाली गई सभी संत उत्तम को अवशोषित कर लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, मनका एक फीकी चमक उत्सर्जित करना शुरू कर दिया और रेन तियानरुई के समान एक संत उत्तम उतार चढ़ाव इससे फैलना शुरू हो गया। एक पल बाद रेन तियानरुई ने जो कर रहा था वह बंद कर दिया, फिर से अजीब तरह से मुस्कुराया और चुपचाप मनका को फिर से तेज किया। अगला क्या हुआ कि संत उत्तम जिसे इस आत्मा भंडारण मनका ने पहले निगल लिया था, वह वास्तव में रेन तियानरुई के शरीर में वापस आ गया और उसकी अभिव्यक्ति से असुविधा या असहजता का थोड़ा भी संकेत नहीं था। एक पल में आत्मा भंडारण मनका अपनी मूल पारदर्शी उपस्थिति में वापस आ गया, लेकिन इसके अंदर अब कोई ऊर्जा उतार चढ़ाव नहीं था। पूरी प्रक्रिया को उपस्थित हर किसी ने स्पष्ट रूप से देखा। इस बिंदु पर नीलामी में भाग लेने वाले 90% कल्टिवेटर को एक स्पष्ट विचार था कि यह आत्मा भंडारण मनका क्या कर सकता था, और वे सभी तुरंत उत्साहित अभिव्यक्ति के साथ मंच की ओर देखने के लिए मुड़ गए। रेन तियानरुई हंसा और जोर से कहा, मेरा मानना है कि हर कोई पहले से ही इस आत्मा भंडारण मनका के उद्देश्य को जानता है। हाँ, यह एक कल्टिवेटर के शरीर में संत उत्तम को संग्रहित कर सकता है और जब आवश्यकता होती है तो इसे कल्टिवेटर के शरीर को वापस खिला सकता है, जिससे कल्टिवेटर को लड़ने की शक्ति मिलती है। जो दोस्त यहाँ आए हैं उन्हें पहले लड़ना पड़ा होगा और वे जानते हैं कि एक लड़ाई के दौरान किसी के संत उत्तम को भरने का एकमात्र तरीका गोली लेना या संत स्फटिक से ऊर्जा को अवशोषित करना है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस विधि का उपयोग करता है, प्रभाव बहुत धीमा है। हालांकि यह आत्मा भंडारण मनका अलग है। यह एक बहुत ही कम समय में एक कल्टिवेटर के संत उत्तम को अपने चरम पर बहाल कर सकता है। आधार यह है कि इस मनका में पर्याप्त ऊर्जा संग्रहित है। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, हॉल तुरंत फट गया। हालांकि हर किसी के पास अभी अभी कुछ अटकलें थी। रेन तियानरुई द्वारा इसे विस्तार से समझाने के बाद हर किसी को एहसास हुआ कि उन्होंने इस आत्मा भंडारण मनका के मूल्य को कम आंका था। अगर ऐसा था तो यह आत्मा भंडारण मनका दूसरी जिंदगी के बराबर था। कई कल्टिवेटर के गिरने का कारण यह था कि लड़ते समय उनका संत उत्तम अपर्याप्त था। अगर वे इस आत्मा भंडारण मनका से अपनी संत उत्तम को भर सकते थे तो वे हार को जीत में बदल सकते थे। एक समय के लिए अनगिनत जलती हुई आंखें लालच और लालच से भरी उच्च मंच की ओर घूर रही थी। अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि यह खजाना भंडार मंडप की नीलामी थी और अंदर और बाहर अनगिनत मालिक थे, तो कई लोगों ने इस आत्मा भंडारण मनका को झपटने की बेताबी से कोशिश की होती। यहाँ तक कि कमरा B13 में त्रिपाठी जीवक्ति ने भी रुचि का एक भाव प्रकट किया। ऐसे खजाने को स्वर्ग विरोधी अस्तित्व कहा जा सकता है। यहाँ तक कि अपनी संपत्ति के साथ वह भी इस पर आंखें बंद नहीं कर सकता था, अकेले दूसरों की बात क्या करें। हालांकि ये चीज उसके लिए बेकार थी, क्योंकि त्रिपाठी जीवक्ति को कभी भी संत उत्तम की कमी नहीं थी, इसलिए यह विचार उसके दिमाग में केवल एक पल के लिए चमका, इससे पहले कि उसने शांति से इसका अवलोकन किया। आखिरकार ऐसी अच्छी चीज नीलामी होने पर निश्चित रूप से एक उच्च कीमत लाएगी। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति अपने साथ 70 मिलियन संत स्फटिक लाया था, वह निश्चित नहीं था कि वह वस्तु प्राप्त कर सकता है जिसे वह चाहता था। अगर उसने अब अपने संत स्फटिक का उपयोग किया और धन से बाहर भाग गया तो लाभ नुकसान के लिए नहीं बनेंगे। त्रिपाठी जीवक्ति जिस वस्तु को पाने के लिए 70 मिलियन संत स्फटिक लाया है वह क्या हो सकती है? मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1375। रेन तियानरुई की अभिव्यक्ति में बदलाव त्रिपाठी तेज के अवलोकन से नहीं बच पाया। ये देखकर कि रेन तियानरुई ने आत्मा भंडारण मनका में रुचि खो दी है, त्रिपाठी तेज ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि ये चीज अच्छी है, इसके उपयोग पर प्रतिबंध है। तुम्हें इसके बारे में दया महसूस करने की जरूरत नहीं है।
ओह, किस तरह के प्रतिबंध? त्रिपाठी जीवप्ती ने जिज्ञासा से पूछा। हालांकि यह चीज अच्छी है, भतीजे रेन को इतनी बड़ाई करने की जरूरत नहीं है। इस मनके का उपयोग कैसे किया जा सकता है, इस पर क्या प्रतिबंध है? तुम मुझे उन सभी के बारे में बता सकते हो? हालांकि त्रिपाठी तेज जवाब दे पाती, त्रिपाठी जीवप्ती ने कमरों में से एक राजसी आवाज सुनी। ऐसा लगता है कि त्रिपाठी तेज अकेली नहीं है जो इस आत्मा भंडारण मनका के बारे में जानती है, त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद से सोचा। रेन तियानरुई ने उस ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराया, अपने हाथ जोड़े और कहा, तो ये गर्जना टाइफून संप्रदाय के बुजुर्ग चेंग है। बुजुर्ग की अंतर्दृष्टि काफी गहरी है। हालांकि यह आत्मा भंडारण मन का उपयोग करने में सुविधाजनक है, इसमें कुछ प्रतिबंध हैं। भले ही बुजुर्ग ने नहीं पूछा हो, जूनियर उन्हें विस्तार से समझाने के लिए तैयार था ताकि नीलामी में भाग लेने आए दोस्तों को इसे खरीदने की अनुमति न मिले। मेरे खजाना भंडार मंडप में अभी भी उतनी विश्वसनीयता है। ये सुनकर चेंग उपनाम वाले कल्टिवेटर ने हल्के से कराह भरी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। जहां तक उसे दूसरे पक्ष के शब्दों पर विश्वास था या नहीं, केवल आकाश ही जानता था। कई लोगों ने चुपके से अनुमान लगाया कि अगर किसी ने उससे सवाल नहीं किया होता तो रेन तियानरुई निश्चित रूप से प्रतिबंधों को नहीं समझाता। अधिक से अधिक वह नीलामी समाप्त होने के बाद आत्मा भंडारण मनका के मालिक को चुपचाप सूचित करने के लिए किसी को भेजता। वह सबसे अच्छा होता जो वह कर सकता था। ये पहली बार नहीं था जब खजाना भंडार मंडप ने ऐसा कुछ किया था। वह कौन है? त्रिपाठी जीवप्ती ने आवाज की दिशा में देखा और लड़की से पूछा। हालांकि क्विंग एयर की कल्टिवेशन उच्च नहीं थी, वह अभी भी छायादार तारा की एक मूल निवासी थी। स्वाभाविक रूप से उसे बोलने वाले की पहचान के बारे में कुछ अनुमान थे, इसलिए जब उसने त्रिपाठी जीवप्ती का सवाल सुना तो उसकी सुंदर आंखों में आश्चर्य का एक निशान चमक उठा। ऐसा लगता था कि वह हैरान थी कि त्रिपाठी जीवप्ती ऐसा सवाल क्यों पूछेगा। जल्दी से जवाब दिया, अगर जूनियर का अनुमान सही है तो ये गर्जना टाइफून संप्रदाय के बुजुर्ग चेंग पेंग शुवान होने चाहिए। आखिरकार वह गर्जना टाइफून संप्रदाय में इस उपनाम के साथ एकमात्र मालिक है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, उसके जवाब से संतुष्ट था। उसी समय रेन तियानरुई ने आत्मा भंडारण मनका की सीमाओं को समझाया। हालांकि यह आत्मा भंडारण मनका कुछ ऐसा था जिसे अंतहीन खजाना मंडप ने अनजाने में एक छोटे जर्ज परिवार के कबीले से खरीदा था। जिस व्यक्ति ने इस वस्तु को बेचा था उसके अनुसार इस आत्मा भंडारण मनका में संग्रहित संत उत्तम की मात्रा एक निश्चित सीमा तक सीमित थी, जो मोटे तौर पर तीसरी उत्कृष्ट कोटि संत राजा कल्टिवेटर के शरीर में संत उत्तम की कुल मात्रा के बराबर थी। दूसरे शब्दों में ये तीसरी उत्कृष्ट कोटि संत राजा कल्टिवेटर से परे संत उत्तम को स्वीकार करने में असमर्थ था। ये तुरंत भाग जाएगा। इस तरह का प्रतिबंध कोई बड़ी समस्या नहीं थी। संत राजा सीमा में एक कल्टिवेटर के लिए इस प्रतिबंध से कोई फर्क नहीं पड़ा। एक उत्पत्ति वापस करने की सीमा कल्टिवेटर के लिए उन्हें बस इस पर ध्यान देना था। जब तक उसने आत्मा भंडारण मनका में बहुत अधिक संत उत्तम संग्रहित नहीं किया, वह अभी भी इसका उपयोग कर सकता था। ये बस इतना था कि संकट के एक पल में जो संत उत्तम उसे वापस मिला वह उसे अपने चरम अवस्था में बहाल करने में असमर्थ था। कुल मिलाकर ये प्रतिबंध कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि दूसरा प्रतिबंध ने आत्मा भंडारण मनका के मूल्य को बहुत कम कर दिया। ये एक कलाकृति थी जिसे एक प्राचीन कल्टिवेटर द्वारा परिष्कृत किया जाना चाहिए था। इस मनके का कई बार उपयोग किया गया था, लेकिन खजाना भंडार मंडप के कलाकृति मालिकों के मूल्यांकन के अनुसार इस मनके का उपयोग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से पहले अधिकतम 3 या 5 बार ही किया जा सकता था और अब इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। ये सुनकर कई कल्टिवेटर की आंखों में जुनून तुरंत बुझ गया। उनके लिए हालांकि 3 से 5 बार काफी अधिक था। ऐसी वस्तु खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्च करना उनकी ताकत में सुधार के लिए कोई मदद नहीं थी, इसलिए वे केवल शांत हो सकते थे। इन 2 प्रतिबंधों के अलावा इस मनके के बारे में ध्यान देने के लिए और कुछ नहीं है। रेन तियानरुई को इस बात की परवाह नहीं थी कि यह नीलामी वस्तु उच्च कीमत पर बिक सकती है या नहीं। बस मुस्कुराते हुए और चिल्लाते हुए, इस मनके का आधार मूल्य 5 लाख सन स्फटिक है और प्रत्येक वृद्धि 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए। सब लोग कृपया इसकी बात करें तो इस आत्मा भंडारण मनका के उद्देश्य के लिए ऐसा आधार मूल्य उच्च नहीं था। आखिरकार यह नीलाम होने वाली पहली वस्तु थी, इसलिए खजाना भंडार मंडप ने इसे अच्छी तरह से बेचने का इरादा किया था। हालांकि 5 लाख का यह आंकड़ा हॉल में 90% कल्टिवेटर को तुरंत बंद कर दिया। आखिरकार एक संत राजा कोटि उच्च श्रेणी की कलाकृति केवल 3 लाख सन स्फटिक में बिकती थी, इसलिए भले ही वे 5 लाख सन स्फटिक का आधार मूल्य वहन कर सकते थे, वे इसे वहन नहीं कर सकते थे। बेशक हर कोई ऐसा नहीं था। चूंकि वे इस नीलामी में भाग लेने के लिए आए थे तो निश्चित रूप से उन्होंने पर्याप्त सन स्फटिक जुटाए थे। जैसे ही रेन तियानरुई की आवाज गिर गई, किसी ने तुरंत एक बोली लगाई। तुरंत बाद हॉल के हर कोने से बोली लगाने वाली आवाजें एक के बाद एक गूंज उठी। कीमत में प्रत्येक वृद्धि अपेक्षाकृत हल्की थी, लेकिन यह भीड़ के दबाव का सामना करने में असमर्थ थी। सिर्फ आधे कप चाय के समय में इस आत्मा भंडारण मनका की कीमत 820,000 सन स्फटिक तक बढ़ गई थी। इस समय तक हॉल में आवाजें विरल हो गई थी, केवल 2 या 3 लोग ही बोली लगा रहे थे। ये बूढ़ा मालिक 1 मिलियन की बोली लगाता है। गर्जना टाइफून संप्रदाय के निजी कमरे से चेंग पेंग शुवान की आवाज गूंज उठी। उसकी आवाज अभी भी तेज और स्पष्ट थी।
उच्च मंच पर खड़ा रेन टियानरुई ने ये सुना और हल्का सा मुस्कुराया, कोई आश्चर्य नहीं दिखाया। ऐसी अच्छी चीज के साथ यह अजीब होगा अगर इसके लिए कई महान ताकतें प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही थी। हॉल में कई कल्टिवेटर जिन्होंने पहले नीलामी में भाग लिया था, ये सुनकर आहें भरी। चूंकि गर्जना टाइफून संप्रदाय से कोई इस नीलामी में भाग ले रहा था, तो उनके लिए कोई आशा नहीं थी। वे सभी चुपचाप चेंग पेंग शुवान को पहले बोली नहीं लगाने के लिए कोस रहे थे। अगर उन्हें पता होता कि वह इस नीलामी में भाग लेने जा रहा है, तो वे इतनी मेहनत क्यों बर्बाद करते। कितना दुर्भाग्य है, हर किसी को मारने का भी आवेग था। हाँ, बूढ़े भूत चेंग, तुम पहले से ही तीसरी उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापस करने की सीमा के मालिक हो, तुम्हें इस आत्मा भंडारण मंका की जरूरत कैसे हो सकती है। तुम्हें कुछ जूनियर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए इतना बेशर्म होने की जरूरत नहीं है ना। एक और निजी कमरे से हंसी का एक विस्फोट अचानक गूंज उठा, व्यंग्य और उपहास के साथ मिश्रित। अगर मुझे इस बूढ़े मालिक को इसकी जरूरत नहीं है, तो क्या वह इसे खरीदकर अपने संप्रदाय के शिष्यों को नहीं दे सकता। चेंग पेंग शुवान ने ठंड से कराह भरी, भाई मुके शब्द कुछ गलत हैं। चूंकि यह एक नीलामी है, इस बूढ़े मालिक की भागीदारी पूरी तरह से उचित है। जूनियर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए वह बेशर्म कैसे है, ये समझ में आता है। निजी कमरे में व्यक्ति को परवाह नहीं थी और धीरे धीरे कहा, अच्छा तो यह वो भी मजे में शामिल होगा। मैं भाई चेंग को सभी गौरव पर एकाधिकार करने नहीं दे सकता। 1.1 मिलियन, बूढ़े भूतमो, क्या तुम जानते हो कि दूसरों की मदद करने का क्या मतलब है। चेंग पेंग शुवान की आवाज थोड़ी नाखुश लग रही थी। 1.2 मिलियन, भाई चेंग ने यह भी कहा कि यह एक नीलामी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीतता है। 1.5 मिलियन, चूंकि ऐसा है तो चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं। 2 मिलियन, ऐसा लगा जैसे वे दोनों पुराने प्रतिद्वंद्वी थे। उनके शब्द तेज थे और उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। पलक झपकते ही आत्मा भंडारण मंका की कीमत कई गुना बढ़ गई थी। इसके अलावा इसके रूप से अंतिम कीमत की सबसे अधिक संभावना और भी उच्च होगी, जिससे हॉल में सभी कल्टिवेटर हैरान रह गए। मो उपनाम वाला निजी कमरा भी 13 में त्रिपाठी जीवप्ती ने त्योरी चढ़ाई, क्योंकि उसने चेंग पेंग शुवान के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे निजी कमरे की ओर देखा। वह स्वर्ग युद्ध संघ के बुजुर्ग मोशान होने चाहिए, क्विंगेर ने जल्दी से समझाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। इस बार भले ही क्विंगेर ने नहीं समझाया हो, वह अनुमान लगा सकता था कि यह कौन था, क्योंकि उसने दूसरों को इस स्वर्ग युद्ध संघ के मोशान का कई बार उल्लेख करते हुए सुना था। त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद भी उस पर विशेष ध्यान दिया था। इसके अलावा कोई अन्य कारण नहीं था कि यह मोशान उसी की तरह अंतरिक्ष के मार्ग का कल्टीवेशन करता था। ये एक अत्यंत दुर्लभ गुप्त कला थी, और भले ही कोई छायादार तारा की खोज करता, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था जो इसका कल्टीवेशन कर सके। अंतरिक्ष के मार्ग के अध्ययन के संदर्भ में त्रिपाठी जीवप्ती को विश्वास था कि वह इस मोशान से नहीं हारेगा। अगर उन्हें अकेले अंतरिक्ष के मार्ग में प्रतिस्पर्धा करनी होती, तो त्रिपाठी जीवप्ती ने अनुमान लगाया कि वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष को कुचलकर मार सकता था। आखिरकार हर कोई अंतरिक्ष ब्लेड की विनाशकारी शक्ति को नहीं समझ सकता था, लेकिन आखिरकार ये व्यक्ति काफी युवा था, इसलिए अंतरिक्ष के मार्ग की उसकी समझ को कम नहीं आंका जा सकता था। अगर त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ शब्दों का आदान प्रदान करने का अवसर मिल सकता था, तो शायद उसे कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन यह असंभव था। स्वर्ग युद्ध संघ के आचरण की शैली वास्तव में बेशर्म थी। अगर त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में ये प्रकट करता कि वह अंतरिक्ष के मार्ग में निपुण था, तो ये केवल आपदा को आमंत्रित करेगा। इस प्रकार त्रिपाठी जीवप्ती ने इस विचार को तुरंत अस्वीकार करने से पहले केवल एक पल के लिए इसके बारे में सोचा। इस समय रेन टियानरुई, जो नीचे उच्च मंच पर बैठा था, उसने अपना फोल्डिंग फैन खोल दिया था और खुद को धीरे से पंखे से हवा दे रहा था। एक भव्य विद्वान की तरह लग रहा था। उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान थी, क्योंकि उसने दो महान नेताओं के बुजुर्गों को एक के बाद एक बोली लगाते हुए सुना, जिससे वह बहुत अच्छे मूड में था। स्वर्ग युद्ध संघ और गर्जना टाइफून संप्रदाय हमेशा बुरे संबंधों पर रहे थे, इसलिए आत्मा भंडारण मंका के लिए ये प्रतिस्पर्धा न केवल वित्तीय संसाधनों की एक प्रतिस्पर्धा थी, बल्कि चेहरे का भी एक मुकाबला था। कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। एक अगरबत्ती के समय के बाद चेंग पेंग शुवान ने 10 मिलियन सन स्फटिक की आसमान छूती कीमत चिल्लाई, जिससे हॉल में कल्टिवेटर के बीच हंगामा मच गया। सभी ईमानदारी में, हालांकि आत्मा भंडारण मंका बहुत अच्छा था, 10 मिलियन सन स्फटिक की कीमत वास्तव में अप्रत्याशित थी। अगर यह स्वर्ग युद्ध संघ के मोशान के लिए नहीं होता जो इसके लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था, तो कीमत निश्चित रूप से इतनी अजीब नहीं होती। इस बिंदु पर चाहे वह चेंग पेंग शुवान हो या मोशान, वे दोनों चुपके से परेशान थे। वे दोनों स्वाभाविक रूप से जानते थे कि इस तरह की प्रतिस्पर्धा से केवल खजाना भंडार मंडप को ही फायदा होगा, लेकिन अब जब वे एक बाग की सवारी कर रहे थे, तो वे केवल अपने दांत पीस सकते थे और अपनी शिकायतों को निगल सकते थे। 10 मिलियन सन स्फटिक इन दो महान ताकतों के लिए ज्यादा नहीं था, लेकिन यह एक संख्या नहीं थी जिसे सहजता से बर्बाद किया जा सके। किसी को ये जानना था कि सन स्फटिक की ऐसी राशि कई शिष्यों के लिए जीवन भर के लिए कल्टिवेशन करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन यह आत्मा भंडारण मंका केवल एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किया जा सकता था। 2 तीसरी उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापस करने की सीमा के मालिकों ने दोनों ने अपने दिल में एक दूसरे को कोसा, क्योंकि उन्होंने अपने दांत पीस लिए और बोली लगाई।
10 मिलियन सन स्फटिक की कीमत लगाए जाने के बाद स्वर्ग युद्ध संग चुप हो गया, जैसे कि मोशान लाभ और हानि का वजन कर रहा था, ये तय कर रहा था कि बोली जारी रखनी है या नहीं। उसी क्षण हालांकि एक आवाज अचानक गूंज उठी, 10.01 मिलियन। एक पल में लगभग हर किसी की आंखें बोली लगाने वाले पर इकट्ठी हो गईं, लेकिन जिसने सभी को हैरान कर दिया वह ये था कि यह बोली लगाने वाला निजी कमरों में से एक में नहीं बैठा था, बल्कि इसके बजाय हॉल में एक युवा कल्टिवेटर था। उसका कल्टिवेशन बहुत उच्च नहीं था, केवल तीसरी उत्कृष्ट कोटि संत राजा था, और जो कपड़े उसने पहने थे वे काफी साधारण थे। ये कहा जा सकता है कि ऐसा कल्टिवेटर छायादार तारा पर कहीं भी पाया जा सकता था, और इस तथ्य से कि वह इस नीलामी में भाग लेने के लिए केवल इस हॉल में बैठ सकता था, ये स्पष्ट था कि उसकी पृष्ठभूमि उच्च नहीं थी, अन्यथा उसे यहाँ भीड़ नहीं होती। हालांकि जो कीमत उसने चिल्लाई वह वास्तव में चौंकाने वाली थी, और जो और भी प्रशंसनीय था वह इस युवक का साहस और निडरता थी। किसी को ये जानना था कि जिसने अभी अभी इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया था वह गर्जना टाइफून संप्रदाय की महान ताकतों में से एक का बुजुर्ग था, और इस नाजुक मोड़ पर किसी ने भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं की, लेकिन इस युवक ने वास्तव में कार्रवाई की थी। मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1376। इस युवक की बोली भी अत्यंत सूक्ष्म थी, केवल आधार 10 मिलियन में 10,000 जोड़ रहा था, जैसे कि वह खजाना भंडार मंडप की नीलामी के नियमों को तोड़ना नहीं चाहता था। न केवल कई कल्टिवेटर इस युवक की पहचान के बारे में संदेह कर रहे थे, बल्कि यहाँ तक कि रेन तियानरुई, जो हमेशा पहाड़ की तरह शांत रहता था, उसने भी हल्का सा त्योरी चढ़ाई, क्योंकि उसने संदेह से इस युवक को घूर कर देखा, चुपके से हैरान था कि वह कहाँ से आया है और उसके पास इतनी बड़ी संपत्ति क्यों है। हर किसी की आंखों के सामने युवा कल्टिवेटर ने एक शांत अभिव्यक्ति पहनी हुई थी, थोड़ा भी दबाव या तनाव महसूस नहीं कर रहा था, जिससे हर कोई उसे एक नई रोशनी में देखने लगा। शेखावत आशुतोष, कमरा भी 13 के अंदर। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें सिकोड़ गई, क्योंकि उसने हॉल में अभी अभी बोली लगाने वाले युवक को घूर कर देखा। उसकी आंखों में अविश्वास का एक भाव भर गया। जिस चीज ने त्रिपाठी जीवक्ति को हैरान कर दिया वह ये नहीं था कि यह व्यक्ति इस नीलामी में भाग लेने आया था। हालांकि बहती बादल घाटी एक महान बल नहीं थी, फिर भी ये एक संप्रदाय था। बहती बादल घाटी के युवा मालिक के रूप में शेखावत आशुतोष स्वाभाविक रूप से खजाना भंडार मंडप में प्रवेश करने के लिए योग्य था, लेकिन वह त्रिपाठी जीवक्ति जितना भाग्यशाली नहीं था कि उसका अपना कमरा हो और उसे केवल हॉल में भीड़ करनी पड़ी। जिस चीज ने त्रिपाठी जीवक्ति को हैरान कर दिया वह शेखावत आशुतोष का हाथ था। इस क्षण इसे देखते हुए शेखावत आशुतोष के दोनों हाथ अक्षुण्ण थे, जिसमें एक भी गायब नहीं था। ये कैसे संभव है? त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने दिल में विस्मय व्यक्त किया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि जब लियुयान रेगिस्तान में इस शेखावत आशुतोष के साथ लाल मोमबत्ती का डंठल के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही थी तो उसने उसका एक हाथ काट दिया था। हालांकि दूसरा पक्ष अंत में भागने में कामयाब रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति को अभी भी वह दृश्य स्पष्ट रूप से याद था, लेकिन अब शेखावत आशुतोष का कटा हुआ हाथ किसी तरह वापस बढ़ गया था, और उसके हाथ के रंग को देखते हुए यह एक कृत्रिम हाथ नहीं था, ये स्पष्ट रूप से एक असली हाथ था। उसने ये कैसे किया? त्रिपाठी जीवक्ति वही स्तब्ध रह गया। एक कटे हुए अंक को फिर से उगाना कुछ ऐसा था जो केवल किंवदंतियों में मौजूद था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि शेखावत आशुतोष एक मामूली संत राजा सीमा कल्टिवेटर था, यहाँ तक कि एक उत्पत्ति राजा भी इसे हासिल नहीं कर सकता था। त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक पता चला कि उसने इस शेखावत आशुतोष की अजीबता को कुछ कम आंका था। केवल इस तथ्य से कि वह अपने कटे हुए हाथ को फिर से उगाने में सक्षम था, ये स्पष्ट था कि इस व्यक्ति के पास एक महान रहस्य था। ये व्यक्ति, जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति परेशान था, त्रिपाठी तेज अचानक त्योरी चढ़ाई और नीचे शेखावत आशुतोष की ओर इशारा किया। उसकी सुंदर आंखों में एक सोच समझकर भाव था। क्या हुआ? त्रिपाठी जीवक्ति ने उसकी ओर मुड़कर देखा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन वह मुझे बहुत परेशान करता है। त्रिपाठी तेज ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसका सुंदर चेहरा संदेह से भरा था, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने उसे देखा है। तुमने उसे शेखावत आशुतोष कहा, क्या तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी है? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस आदमी ने लियुयान रेगिस्तान में मुझे मारने की कोशिश की थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने कराह भरी। उसके और शेखावत आशुतोष के बीच दुश्मनी वास्तव में अस्पष्ट थी। दूसरे पक्ष ने बिना किसी कारण के उस पर हमला किया था, और यह उस तरह का था जो उनमें से एक के मरने तक नहीं रुकेगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने खुद से पूछा, लियुयान रेगिस्तान जाने से पहले उसने कभी भी शेखावत आशुतोष के साथ व्यवहार नहीं किया था। यहाँ तक कि लियुयान रेगिस्तान में भी ये पहली बार था जब वे मिले थे। हाँ, इस आदमी से सावधान रहना, वह बहुत खतरनाक लगता है, त्रिपाठी तेज ने चेतावनी दी। मैं समझता हूँ, भले ही त्रिपाठी तेज ने कुछ नहीं कहा हो, त्रिपाठी जीवक्ति इस बारे में अच्छी तरह से जानता था। हालांकि शेखावत आशुतोष को इस आत्मा भंडारण मनका पर बोली लगाने के लिए इतने सारे संत स्फटिक कहाँ से मिले? जहाँ तक त्रिपाठी जीवक्ति को पता था, बहती बादल घाटी को केवल एक निम्न स्तर के संप्रदाय के रूप में माना जा सकता था, जो मुश्किल से कुछ छोटे परिवारों की तुलनीय था। यहाँ तक कि उनका संप्रदाय मालिक भी केवल एक प्रथम उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापस करने की सीमा कल्टिवेटर था, जिसमें 300 to 400 शिष्यों से अधिक नहीं थे। जो क्षेत्र उन्होंने कब्जा किया था वह बहुत समृद्ध नहीं था, और उनके पास कोई संस्फटिक खदान नहीं थी, तो वह 10 मिलियन संस्फटिक कैसे वहनीय कर सकता था? हाँ,
भाई चेंग ने यह भी कहा कि वह अपनी ईमानदारी दिखाना चाहता था। चूंकि यह छोटा दोस्त इस आत्मा भंडारण मनका को इतनी बुरी तरह से चाहता है तो ये मुंह छोड़ देगा। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती संदेह महसूस कर रहा था, स्वर्ग युद्ध संघ के निजी कमरे से मोशान की हार्दिक हंसी आई। तुरंत बाद चेंग पिंग शुआन की तेज आवाज गूंज उठी, हम बूढ़े भूतमो, इसे इतना अच्छा दिखाने की कोशिश मत करो, लेकिन चूंकि तुमने छोड़ दिया है तो यह चेंग भी नहीं करेगा। उसने इस तरह बात की जैसे वह इस आत्मा भंडारण मनका को नापसंद करता हो, लेकिन उपस्थित कई कल्टिवेटर स्वाभाविक रूप से समझ गए कि ये दो बूढ़े लोग केवल इस स्थिति का फायदा उठा रहे थे ताकि आत्मा भंडारण मनका जो एक गर्म आलू था उससे छुटकारा पा सके। ये कहा जा सकता है कि 10.01 मिलियन सन स्फटिक की कीमत बिल्कुल सही थी। उसने न केवल इन दो बूढ़े लोगों से एक छोटा पक्ष कमाया था, बल्कि उसने आत्मा भंडारण मनका भी जीता था, एक तीर से दो निशाने मार रहा था। इन सब पर विचार करते हुए कई लोगों को अफसोस महसूस हुआ। अगर उन्हें पहले पता होता तो उन्होंने वही कीमत पेश की होती। हालांकि 10 मिलियन से अधिक सन स्फटिक एक छोटी राशि नहीं थी। अगर वे इस अवसर का फायदा उठाकर दो महान ताकतों के बुजुर्गों से दोस्ती कर सकते थे तो उन्हें बहुत अधिक भुगतान नहीं करना पड़ता। हालांकि भले ही वे समझ गए हों, अगर उन्हें फिर से विकल्प दिया गया होता तो उनमें से कई में इस नाजुक मोड़ पर बोली लगाने का साहस नहीं होता। अगर वे गलत व्यक्ति को खुश करते तो क्या वे परेशानी नहीं मान रहे होते। यह युवक काफी निर्णायक था, कई लोग खुद को उसकी प्रशंसा करने से नहीं रोक सके। रेन तियानरुई उच्च मंच पर खड़ा था और 3 बार कीमत चिल्लाई, लेकिन किसी और ने इसे नहीं बढ़ाया, इसलिए आत्मा भंडारण मनका को शेखावत आशुतोष द्वारा 10.01 मिलियन सन स्फटिक में खरीदा गया। तुरंत बाद किसी ने शेखावत आशुतोष को सन स्फटिक और आत्मा भंडारण मनका को सौंपने के लिए नीलामी घर के पीछे के हॉल में नेतृत्व किया। नीलामी जारी रही और पहली वस्तु की नीलामी होने के साथ नीलामी स्थल का माहौल बहुत अधिक जीवंत हो गया। खजाना भंडार मंडप ने इस बार नीलामी के लिए जो वस्तुएं रखी थी वे वास्तव में काफी अच्छी थी और दिखाई देने वाली हर वस्तु ने कई कल्टिवेटर को उनके लिए पागलपन से बोली लगाने के लिए प्रेरित किया, जिससे कीमत लगातार बढ़ गई। रेन तियानरुई उच्च मंच पर खड़ा था, अपने हाथ में फोल्डिंग फैन हिला रहा था। पहले की तरह कोमल और भव्य लग रहा था, लेकिन उसने, जिसे छोटा काला चेहरा भी कहा जाता था, चुपचाप हर वस्तु को एक उच्च कीमत पर बेचा था जो उसके मूल मूल्य से अधिक थी, जबकि नीलामी में भाग लेने वाले अन्य कल्टिवेटर इस बात से पूरी तरह से अनजान थे। रेन तियानरुई के तरीके इतने शानदार थे कि वे खुद को उसकी प्रशंसा करने से नहीं रोक सके। इस नीलामी में बेची गई वस्तुएं कल्टिवेटर के लिए बहुत उपयोगी थीं, जिनमें कलाकृतियां, बोली, गुप्त कलाएं, गुप्त तकनीकें, आत्माघास, अयस्क और कई अन्य शामिल थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने इस पूरे समय कोई चाल नहीं चली और बस कमरा B13 में बैठा रहा। त्रिपाठी तेज की नीलामी वस्तुओं पर टिप्पणी सुन रहा था, जबकि क्विंग एयर की मालिश और थपथपाहट का आनंद ले रहा था, अत्यंत आरामदायक महसूस कर रहा था। हालांकि ये वस्तुएं अच्छी थीं, उसके लिए उनका कोई उपयोग नहीं था, और छायादार तारा के साथ नाग गुफा पर्वत के वर्तमान सहयोग के साथ इन वस्तुओं को प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं था। कुल मिलाकर नीलामी का पहला भाग अभूतपूर्व था। नीलाम की जा रही अधिकांश वस्तुएं ऐसी चीजें थीं जिन्हें सन स्फटिक से खरीदा जा सकता था और अधिकांश बोली लगाने वाले हॉल में कल्टिवेटर थे। विभिन्न कमरों में मालिकों ने शायद ही कभी कोई चाल चली हो, जब तक कि उन्हें वास्तव में कुछ वस्तुएं नहीं मिली जिनमें वे रुचि रखते थे। लेकिन नीलामी के दूसरे भाग में विभिन्न कमरों में मालिकों ने आखिरकार एक चाल चली। नीलाम की जा रही वस्तुएं ऐसी नहीं थीं जिनके लिए हॉल में कल्टिवेटर प्रतिस्पर्धा कर सके। आश्चर्यजनक रूप से जिस युवक ने पहली नीलामी वस्तु जीती थी, उसने कई बोलियां लगाईं, जिससे उसकी विशाल वित्तीय संसाधन प्रदर्शित हुए। हर किसी की अविश्वसनीय निगाहों के तहत उसने लगातार कई वस्तुएं जीती, कुल मिलाकर 40 मिलियन सन स्फटिक से अधिक का भुगतान किया। शेखावत आशुतोष के कार्यों ने स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को हैरान कर दिया, लेकिन जल्द ही त्रिपाठी जीवप्ती का मुंह एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में सिकुड़ गया। उसे समर्थन देने के लिए एक शक्तिशाली संप्रदाय के बिना शेखावत आशुतोष लगातार अपनी संपत्ति का प्रदर्शन कर रहा था। ये परेशानी ढूंढने से अलग नहीं था। अपने कमरे में बैठे त्रिपाठी जीवप्ती कई मालिकों के दिव्य इंद्रियों को लगातार शेखावत आशुतोष की ओर घूमते हुए महसूस कर सकता था। ऐसा लगता था कि नीलामी समाप्त होने के बाद कोई निश्चित रूप से उसके साथ एक अच्छी बातचीत करना चाहेगा। ये कुछ ऐसा था जिसे देखकर त्रिपाठी जीवप्ती खुश था। शेखावत आशुतोष उसे क्यों निशाना बना रहा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि उसने उस पर एक चाल चली थी, वह उसका दुश्मन था। अब जब शेखावत आशुतोष परेशानी ढूंढ रहा था, त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से वापस बैठकर देखकर खुश था, उसके जल्द से जल्द मरने की कामना कर रहा था। शेखावत आशुतोष दूसरी ओर भी काफी प्रभावशाली था। इतने सारे लोगों की दुर्भावनापूर्ण निगाहों का सामना करते हुए वह अभी भी शांत रहा, हॉल में बैठा रहा और जल्दी निकलने का कोई इरादा नहीं था, जैसे कि वह नीलामी में भाग लेना जारी रखना चाहता था। जैसे ही एक के बाद एक वस्तु बेची गई, नीलामी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। त्रिपाठी जीवप्ती खुद को चिंतित महसूस करने से नहीं रोक सका। वह उस चीज के प्रकट होने का इंतजार कर रहा था जिसकी उसे जरूरत थी, लेकिन अब तक उसका कोई निशान नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह चिंतित था, डर था कि खजाना भंडार मंडप अंतिम समय में अपना मन बदल देगा और वस्तु को नीलामी से वापस ले लेगा।
हालांकि दूसरे विचार पर चून की खजाना भंडार मंडप ने अपने आमंत्रण कार्डों पर उसकी तस्वीर छाप दी थी और इसे बाहर भेज दिया था, उनके लिए ऐसा करने का कोई कारण नहीं था। अगर उन्होंने किया तो खजाना भंडार मंडप की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, हालांकि नीचे उच्च मंच से महल की पोशाक में एक और महिला अपने हाथ में एक सेट प्लेट के साथ चली गई। हालांकि नीलामी वस्तु एक लाल कपड़े से ढकी हुई थी। जब त्रिपाठी जीवक्ति की दिव्य इंद्रिय उस पर घूम गई तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठा और वह जल्दी से सीधा बैठ गया, अपने हाथों को रगड़ रहा था। जिस चीज का वह इंतजार कर रहा था वह आखिरकार प्रकट हो गई थी। उसी समय दिव्य इंद्रियां विभिन्न कमरों में घूम गई और जल्द ही हॉल में कल्टीवेटर एक दूसरे से फुसफुसाहट शुरू कर दिया। कारण सरल था, इस बार दिखाई देने वाली नीलामी वस्तु थोड़ी असामान्य लग रही थी। जब महल की पोशाक में महिला जेड प्लेट के साथ दिखाई दी तो हर किसी ने महसूस किया कि उससे एक अदृश्य दबाव विकिरण कर रहा था, जैसे एक तेज ब्लेड उनकी त्वचा में कटौती कर रहा हो। ये किस तरह की वस्तु थी? हर कोई खुद को जिज्ञासा से चारों ओर देखने से नहीं रोक सका, चुपके से इसकी आशा कर रहा था। रेनतियान रूई ने हर किसी की प्रतिक्रियाओं को ध्यान से देखा और उनकी प्रतिक्रियाओं से बहुत संतुष्ट था। अपने फोल्डिंग फैन को दूर रखते हुए उसने इसे अपनी कॉलर के पीछे अटका दिया और हंसा। हालांकि नीलाम होने वाली अगली वस्तु एक दुर्लभ खजाना नहीं है, फिर भी यह एक अत्यंत दुर्लभ खजाना है। यह क्या है? इसके लिए इस रेन को हर किसी को सस्पेंस में रखने की अनुमति दे, लेकिन ये रेन केवल ये कह सकता है कि यह एक सामग्री है जो बुजुर्गों के लिए बहुत उपयोगी होगी, जो कुछ विशेष मार्शल कलाओं का कल्टीवेशन करते हैं। बहुत बकवास है, जल्दी से इस बूढ़े मालिक को देखने दो कि यह क्या है। ए ब्लॉक के एक निजी कमरे से एक पुरानी और राजसी आवाज गूंज उठी। इस आवाज में चिंता का एक निशान हल्का सा स्पष्ट था, जैसे कि यह व्यक्ति इस नीलामी वस्तु के बारे में बहुत चिंतित था। त्रिपाठी जीवक्ति ने यह सुनकर त्योरी चढ़ाई, चुपके से महसूस किया कि इस नीलामी वस्तु को जीतना इतना सरल नहीं होगा। हाँ, दानव रक्त मंदिर के बुजुर्ग जिनशे है ना? बुजुर्ग, चिंता मत करो, जूनियर आपको इसे स्पष्ट रूप से देखने देगा। रेनतियान रूई ने बोलने वाले की पहचान प्रकट की इससे पहले कि उसने हाथ बढ़ाया और लाल कपड़ा हटा दिया। एक पल में एक चकाचौंध कर देने वाली सुनहरी रोशनी खिल गई, जिससे उपस्थित सभी कल्टीवेटर को अपनी आंखों में एक तेज दर्द महसूस हुआ और अनजाने में उन्हें बंद कर दिया। जहां तक उच्च ताकत वाले लोगों की बात है, उन्हें इस सुनहरी रोशनी के अंदर क्या था ये देखने के लिए अपनी आंखों तक अपनी संत उत्तम को संचालित करना पड़ा। त्रिपाठी जीवक्ति ने भी अपनी आंखें सिकोड़ ली और इस सुनहरी रोशनी के अंदर क्या था ये देखने के बाद उसका दिल धड़क उठा, क्योंकि वह अत्यंत उत्साहित हो गया। सुनहरी रोशनी के अंदर की वस्तु क्या थी जिसने त्रिपाठी जीवक्ति को इतना उत्साहित कर दिया? मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1377। इस जेड प्लेट पर जो वस्तु रखी गई थी वह एक मुट्ठी के आकार का लाल सोने का अयस्क था, जिसकी सतह ऊबड़ खाबड़ थी। जो चौंकाने वाला था वह ये था कि इस अयस्क की सतह पर रून्स को स्पष्ट रूप से किसी प्रकार के शक्तिशाली मालिक द्वारा सीलबंद कर दिया गया था, ताकि इसकी आभा को बाहर निकलने से रोका जा सके। ऐसा होने पर भी नीलामी में भाग लेने वाले हर कल्टीवेटर स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि अयस्क से ऊर्जा की धाराएं उत्सर्जित हो रही थी, जो तलवारों जितनी तेज थी। अगर इस अयस्क को एक बाधा से सीलबंद कर दिया गया था तो इसे अनावरण करने पर क्या होगा? थोड़ी कम ताकत वाला कोई भी कल्टीवेटर इस अयस्क के करीब भी नहीं आ पाएगा। ये वस्तु असाधारण थी और केवल कुछ ही लोग इसे पहचानने में सक्षम थे। सभी को केवल इतना पता था कि यह निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना था। कोई आश्चर्य नहीं कि खजाना भंडार मंडप ने इस वस्तु को नीलामी के अंत में रखा था, ये पहले से ही अंतिम वस्तु थी। अच्छा, हाँ, ये जिन अपने जीवन के अधिकांश समय से इसे खोज रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे आज यहाँ देखूंगा। खजाना भंडार मंडप की प्रतिष्ठा दुनिया भर से खजाने को इकट्ठा करने के लिए सुव्यवस्थित है। दानव रक्त मंदिर के ए ब्लॉक के निजी कमरे के अंदर जिनशे नामक मालिक दिल खोलकर हंसा। जाहिर तौर पर इस अयस्क से बहुत संतुष्ट था और इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। तुम ये चाहते हो? कमरा B13 के अंदर त्रिपाठी तेज ने संदेह से त्रिपाठी जीवक्ति पर नजर डाली। त्रिपाठी जीवक्ति का मिजाज स्पष्ट रूप से काफी उत्साहित था, तो त्रिपाठी तेज ये कैसे नहीं समझ सकती थी कि वह क्या सोच रहा था। हाँ, त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। त्रिपाठी तेज ने सिर हिलाया, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति से ये नहीं पूछा कि वह ये चीज किसने चाहता था। जब युवती क्विंग एयर ने ये सुना तो उसकी भान पर खुशी का एक स्पर्श दिखाई दिया, लेकिन जल्द ही उसने चिंतित होकर कहा, लेकिन बुजुर्ग, दानव रक्त मंदिर के बुजुर्ग जिन भी इसे चाहते हैं। यह एक नीलामी है, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीतता है। त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराया। वह इस बार 70 मिलियन सन्स फटिक लाया था, इसलिए वह जिनशे से हारने से नहीं डरता था। आखिरकार पिछली नीलामी में दानव रक्त मंदिर ने पहले ही कई बार बोली लगाई थी, इसलिए लागत कम नहीं थी। क्विंगे ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और कहा, तो मैं बुजुर्ग की एक महान जीत की कामना करती हूँ। तुम्हारे दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद। त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराया। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि ये छोटी लड़की इतनी घबराई हुई क्यों थी। यह इसलिए था क्योंकि अगर उसने नीलामी में भाग लिया और सफलतापूर्वक वस्तु खरीदी तो उसे अंतहीन खजाना मंडप से कुछ इनाम मिलेगा। यह इनाम उसके द्वारा भुगतान की गई कीमत के सीधे आनुपातिक था। इससे पहले वह समय बिता रहा था और कुछ नहीं खरीदा था, इसलिए लड़की को स्वाभाविक रूप से कोई इनाम नहीं मिला।
लेकिन अगर उसने ये वस्तु खरीदी तो अंतहीन खजाना मंडप से इनाम निश्चित रूप से उसके लिए लंबे समय तक चलेगा। इस मामले का उल्लेख क्विंग एयर ने खुद भी किया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने जानबूझकर इसके बारे में पूछताछ नहीं की थी। छोटी लड़की ने उसकी बहुत अच्छी और ध्यान से सेवा की। त्रिपाठी जीवप्ती को स्वाभाविक रूप से उसे कुछ लाभ प्राप्त करने देने में कोई आपत्ति नहीं थी। इस बूढ़े आदमी की कमजोर दृष्टि को माफ करना, लेकिन ये चीज क्या है? बूढ़े भूत जिन, तुम इस तरह अपना संयम क्यों खो बैठे? एक और निजी कमरे से एक अजीब आवाज ने पुकारा। उसके शब्दों का मतलब सुनते हुए ऐसा लगा कि वह इस को नहीं पहचानता था। ऐसा नहीं था कि यह व्यक्ति अज्ञानी था, बल्कि यह था कि तारा क्षेत्र में सभी प्रकार की सामरियां एक बैल के बालों जितनी अनगिनत थीं, और यह अत्यंत दुर्लभ था। जिनशी को इसके बारे में जानने का एकमात्र कारण यह था कि वह एक विशेष गुप्त कला का कल्टीवेशन करता था जिसके लिए इस तरह के यश की आवश्यकता थी, इसलिए उसने इस पर विशेष ध्यान दिया था। केवल त्रिपाठी तेज जैसे अजीब व्यक्ति को ही सभी प्रकार की सामग्रियों के बारे में पता होगा, लेकिन ऐसे लोग अल्पमत में थे। हाँ, बुजुर्ग जिन का उत्साह अपरिहार्य है। आखिरकार ये गहरा सोना बुजुर्ग जिन की सुनहरी सिकारा चरम दानव कला के लिए बहुत फायदेमंद है। इस गहरे सोने के साथ बुजुर्ग जिन की गुप्त कला निश्चित रूप से महान उपलब्धि चरण तक पहुंच जाएगी। रेन तियान रुई ने सहजता से कहा, जैसे कि उसे डर था कि अन्य लोग जिनशी की पृष्ठभूमि के बारे में नहीं जानते थे। गहरा सोना, जिस व्यक्ति ने पहले बात की थी, उसने जब ये नाम सुना तो उसे कुछ याद आया और वह खुद को विस्मय व्यक्त करने से नहीं रोक सका। छोटे बच्चे रेन, अगर तुम इसकी नीलामी करना चाहते हो तो मेरे इस बूढ़े मालिक की सुनहरी सिकारा चरम दानव कला को क्यों लाना है? जिनशी नाराज था। वह स्वाभाविक रूप से रेन तियान रुई के दुर्भावनापूर्ण इरादों को समझता था। अगर यह कोई अन्य जगह होती तो उसने निश्चित रूप से उसे एक सबक सिखाया होता, लेकिन अंत में यह अंतहीन खजाना मंडप था, इसलिए भले ही वो गुस्से में था, उसके पास अपने गुस्से को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि दूसरे पक्ष द्वारा याद दिलाने के बाद जिनशी को पता था कि इस गहरे सोने को प्राप्त करना बहुत अधिक कठिन होगा। आखिरकार दानव रक्त मंदिर के कई दुश्मन थे और उनमें से कोई भी उसे इस गहरे सोने को प्राप्त करते हुए हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। बुजुर्ग, कृपया अपना गुस्सा शांत करें, जूनियर बहुत ज्यादा बोल गया। रेन तियान रुई को लगा कि उसने कुछ गलत कहा है और उसने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। हालांकि बोले गए शब्द गिरे हुए पानी की तरह थे, उन्हें वापस कैसे लिया जा सकता था? रेन तियान रुई की भयभीत उपस्थिति के पीछे छिपी उसकी आंखों की गहराइयों में गर्व का एक निशान चमक उठा। अंतहीन खजाना मंडप के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि इस गहरे सोने को किसने जीता, जब तक कि इसे एक उच्च कीमत पर बेचा जा सकता था। बकवास बंद करो और नीलामी के साथ जल्दी करो, जिनशी ने अधीरता से तेजी से आग्रह किया। हाँ, रेन तियान रुई हंसा क्योंकि उसने अपना फोल्डिंग फैन गहरे सोने की ओर हिलाया और जोर से कहा, यह एक गहरे सोने का टुकड़ा है, 1 जिन और 3 टायल वजन में। शुरुआती कीमत 5 मिलियन सन स्फटिक है। प्रत्येक बोली 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, कृपया। 10 मिलियन। जैसे ही रेन तियान रुई की आवाज गिर गई, जिनशी की आवाज गूंज उठी, सीधे कीमत को 2 गुने से अधिक बढ़ा दिया। इस गहरे सोने के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए अपना संकल्प और साहस दिखा रहा था। किसी भी मामले में यह कोई रहस्य नहीं था कि उसे इस गहरे सोने की जरूरत थी, इसलिए उसे इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। हे, ऐसी दुर्लभ कलाकृति परिष्करण सामग्री, इस बूढ़े मालिक को अपनी सुनहरी हड्डी ढाल के लिए इसकी जरूरत है। 10.1 मिलियन। स्वर्ग युद्ध संघ के मोशान की आवाज सुनाई दी। ये बूढ़ा मालिक भी मजे में शामिल होगा। 10.5 मिलियन। गर्जना टाइफून संप्रदाय के चेंग पेंग शुवान भी पीछे नहीं रहना चाहते थे। 11 मिलियन। एक थोड़ा खुरखुरा आवाज एक और कमरे से सुनाई दी, और आवाज से वह वास्तव में एक बूढ़ी महिला थी। 12 मिलियन। दानव रक्त मंदिर के निजी कमरे के अंदर जिनशी का चेहरा अत्यंत बदसूरत था। हालांकि वह जानता था कि दानव रक्त मंदिर के कई दुश्मन थे और उसके लिए इस गहरे सोने को प्राप्त करना मुश्किल होगा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही उसने बोली लगाई 5 या 6 लोग पीछे हो लेंगे। इसके शीर्ष पर इन 5 या 6 लोगों में से किसी की भी स्थिति उससे कम नहीं थी और उनकी कल्टीवेशन उसकी तुलना में कमजोर नहीं थी। यहाँ तक कि अगर वह उन्हें दबाना चाहता था तो यह असंभव होगा। गुस्से से भरा हुआ जिनशी ने गुस्से से चिल्लाया, 20 मिलियन। भाई जिन काफी साहसी है, लेकिन तुम इस गहरे सोने को एक मामूली 20 मिलियन में प्राप्त करना चाहते हो। भाई जिन, क्या तुम अभी तक नहीं जागे हो? ये बूढ़ी महिला 25 मिलियन की बोली लगाती है। बूढ़ी महिला ने ताना मारा और कीमत को 1 और 5 मिलियन बढ़ा दिया। हालांकि ये कीमत केवल एक सांस के समय तक चली, इससे पहले कि इसे एक उच्च बोली से बदल दिया गया। हालांकि यह आश्चर्यजनक नहीं था, क्योंकि गहरा सोना बस बहुत दुर्लभ था। जब रेन तियान रुई ने पहले इसका परिचय दिया था तो वह अतिशयोक्ति नहीं कर रहा था। इस तरह की सामग्री एक दुर्लभ खजाना थी जो हर 10,000 साल में एक बार प्रकट होती थी। चाहे इसका उपयोग कलाकृति परिष्करण के लिए किया गया हो या विशेष गुप्त कलाओं का कल्टीवेशन करने के लिए, इसके महान लाभ थे। एक समय के लिए नीलामी हॉल बोलियों की चीखों से भरा हुआ था और वृद्धि की मात्रा ने अनगिनत लोगों के दिल को उछाल दिया। ये लोग वास्तव में महान ताकतों से होने के योग्य थे। संत स्फटिक की यह राशि एक छोटे संप्रदाय या परिवार को चिंता के बिना विकसित करने के लिए पर्याप्त थी, फिर भी वे सभी इस छोटी सी सामग्री के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे।
B13 के निजी कमरे के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती चुप रहा और प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लिया क्योंकि वह जानता था कि वर्तमान कीमत अभी तक अंतिम कीमत नहीं थी, इसलिए वह केवल अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता था और केवल अपने प्रतिद्वंद्वियों के वापस लेने का इंतजार किया। 40 मिलियन। जिनशी की आवाज फिर से गूंज उठी। इस गहरे सोने की नीलामी ने पूरी नीलामी को बंद कर दिया था, लेकिन यह समाप्त होने से बहुत दूर था। इस कीमत को चिल्लाने के बाद जिनशी ने कहा, सब लोग, ये गहरा सोना वास्तव में इस जिन के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप इससे अलग होने को तैयार हैं, तो ये जिन निश्चित रूप से इसे याद रखेगा और भविष्य में व्यक्तिगत रूप से आपको धन्यवाद देगा। अब तक कोई भी वापस लेने को तैयार नहीं था, जिससे जिनशी का दिल तेजी से धड़क रहा था। कीमत को लगातार बढ़ते हुए देखकर और हल्का सा उसकी अपेक्षाओं को पार करते हुए उसके पास बोलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही ये बयान बाहर आया, स्वर्ग युद्ध संघ और गर्जना टाइफून संप्रदाय से बोली वास्तव में रुक गई, जैसे कि चेंग पेंग शुवान और मोशान फायदे और नुकसान का वजन कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मोशान हंसा और घोषित किया, चूंकि भाई जिन ने ऐसा कहा है, तो यह मुझ छोड़ देगा। किसी भी मामले में कोई भी कलाकृति परिष्करणकर्ता इस श्रेणी की सामग्री को पूरी तरह से परिष्कृत नहीं कर सकता है। इसे इस बूढ़े मालिक की सुनहरी हड्डी ढाल पर उपयोग करना स्वर्ग के खजानों की बर्बादी है। तुरंत बाद कई अन्य मालिकों ने जो बोली में भाग ले रहे थे, उन्होंने भी वापस लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की। ऐसा नहीं था कि जिनशी का चेहरा काफी बड़ा था, बल्कि यह था कि हर कोई देख सकता था कि जिनशी इस गहरे सोने को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अगर उन्होंने प्रतिस्पर्धा करना जारी रखा, तो ये केवल खजाना भंडार मंडप को फायदा पहुंचाएगा। रेन तियानरुई, ये छोटा बच्चा, अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ नीलामी मंच पर खड़ा था, इसलिए उसके लिए अब वापस लेना और जिनशी को एक पक्ष बेचना बेहतर था। इससे भी अधिक, इस गहरे सोने का उनके लिए वास्तव में कोई उपयोग नहीं था। हालांकि इसकी श्रेणी अत्यंत उच्च थी, कोई भी कलाकृति परिष्करणकर्ता इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकता था, तो ऐसी उच्च श्रेणी होने का क्या मतलब था। ये देखकर जिनशी का दिल शांत हो गया और उसने जल्दी से अपना धन्यवाद व्यक्त किया। हम्फ, बूढ़े भूत जिन, तुम इस गहरे सोने को एक महान उपयोग के लिए चाहते हो। क्या तुमने सोचा था कि यह बूढ़ी महिला इसे मजे के लिए खरीदेगी? 41 मिलियन। बूढ़ी महिला की आवाज फिर से सुनाई दी। जिनशी को कोई चेहरा नहीं दिया। बूढ़ी महिला फैंग, तुम ये गहरा सोना किस लिए चाहती हो? अगर तुम स्पष्ट रूप से नहीं समझाती हो, तो ये बूढ़ा मालिक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जिनशी गुस्से में था। हर कोई बात करने में आसान था, लेकिन यह बूढ़ी महिला फैंग अकेली थी जो उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी। इसे अब और सहन करने में असमर्थ, वह तुरंत विस्फोट कर गया। क्या तुम्हें लगता है कि यह बूढ़ी महिला तुमसे डरती है? बूढ़ी महिला फैंग का मिजाज भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए जब उसने ये धमकी सुनी, तो उसने तुरंत जवाबी हमला किया। 2 ब्लॉक निजी कमरों के अंदर तीसरी उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापस करने की सीमा मालिकों की आभाएं जंगली रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी, जैसे कि वे किसी भी क्षण लड़ने के लिए तैयार थे। 2 मेहमानों, ये खजाना भंडार मंडप है, कृपया खुद को संयमित करें। शून्य से एक फीकी आवाज अस्पष्ट रूप से सुनाई दी। यह आवाज सुनकर बूढ़ी महिला फैंग और जिनशी दोनों का रंग थोड़ा बदल गया, जैसे कि उन्होंने कुछ सोचा था और वास्तव में अपनी आभाओं को संयमित कर लिया। हॉल में कल्टिवेटर ने सांस ली, उनके चेहरे पर लंबे समय तक डर का एक भाव था। रेन तियानरुई, जो उच्च मंच पर खड़ा था, खुद को अपना ठंडा पसीना पोंछने से नहीं रोक सका। हालांकि खजाना भंडार मंडप की नीलामी में कभी कोई समस्या नहीं आई थी, अगर ये दोनों वास्तव में यहाँ लड़े, तो इसे हल करना आसान नहीं होगा। इसके बारे में एक पल के लिए सोचने के बाद रेन तियानरुई ने कहा, बुजुर्ग जिन, कृपया नाराज न हों। चूंकि बुजुर्ग फैंग इस नीलामी में भाग ले रही है, तो उनके लिए इसका कुछ उपयोग होना चाहिए। क्या उपयोग? जिनशी ने ठंड से कराह भरी, जाहिर तौर पर इस दावे पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर रहा था। रेन तियानरुई ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, जहां तक जूनियर को पता है, सुनहरी गड़गड़ाहट शेर जो बुजुर्ग फैंग के साथ उसके आधे जीवन से रहा है, उसे तोड़ने वाला होना चाहिए, है ना? सुनहरी गड़गड़ाहट शेर के तोड़ने से गहरा सोना कैसे जुड़ा हुआ है? मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1378। सुनहरी गड़गड़ाहट धारीदार शेर जानवर। दानव रक्त मंदिर के बुजुर्ग शेर ने अपनी आवाज में डर के एक फीके निशान के साथ विस्मय व्यक्त किया। अन्य बड़े कमरों में कई मालिकों ने भी त्योरी चढ़ाई, जैसे कि सुनहरी गड़गड़ाहट धारीदार शेर जानवर का कुछ असाधारण मूल था। क्विंग एयर, ये बुजुर्ग फैंग कहाँ से आती है? ये सुनहरी गड़गड़ाहट धारीदार शेर जानवर किस स्तर का राक्षसी जानवर है? क्या तुम जानती हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने बगल में खड़ी युवती की ओर देखा और पूछा। क्विंग एयर मुस्कुराए और फुसफुसाया, बुजुर्ग को जवाब देते हुए, ये बुजुर्ग फैंग हजारों जानवरों का पर्वत की एक बुजुर्ग है, और यह सुनहरी गड़गड़ाहट धारीदार शेर जानवर उसका मूल राक्षसी जानवर है। कहा जाता है कि यह सुनहरी गड़गड़ाहट धारीदार शेर जानवर एक प्राचीन प्रकार है, एक 9वीं उत्कृष्ट कोटि राक्षसी जानवर। ताकत के मामले में यह मोटे तौर पर एक द्वितीय उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापस करने की सीमा मालिक के बराबर है। बुजुर्ग फैंग का भी यही कल्टिवेशन है, लेकिन अगर वे दोनों मिलकर काम करते हैं, तो उन्हें तृतीय उत्कृष्ट कोटि बुजुर्गों से कमजोर नहीं होना चाहिए। हजारों जानवरों का पर्वत। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौं उठाए। वह लंबे समय से जानता था कि छायादार तारा पर एक महान बल था जो राक्षसी जानवरों को नियंत्रित और गुलाम बनाता था। ये और कोई नहीं बल्कि हजारों जानवरों का पर्वत था।
जब वह लियुयान रेगिस्तान में था तो वह हजारों जानवरों का पर्वत के एक शिष्य से मिला था। ये संप्रदाय रंगीन शीशा संप्रदाय के काफी करीब लगता था और दोनों महान ताकतों के बीच बहुत संघर्ष था। जहां तक मूल राक्षसी जानवर का क्विंग एयर ने उल्लेख किया, त्रिपाठी जीवक्ति ने भी इसके बारे में सुना था। हजारों जानवरों का पर्वत की कल्टीवेशन विधि अन्य कल्टीवेटर से कुछ अलग थी। हजारों जानवरों का पर्वत के हर शिष्य का अपना मूल राक्षसी जानवर होता था और उनकी अपनी ताकत राक्षसी जानवर के साथ बढ़ेगी। अगर राक्षसी जानवर आगे बढ़ा तो उसके मालिक के रूप में कल्टीवेटर को भी महान मदद मिलेगी और वह इस अवसर का फायदा उठाकर अपनी खुद की जंजीरों को तोड़ने में सक्षम होगा। क्विंग एयर के अनुसार ये बूढ़ी महिला फैन पहले से ही एक द्वितीय उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापस करने की सीमा कल्टीवेटर थी, इसलिए अगर उसके सुनहरी गड़गड़ाहट धारीदार शेर जानवर को इस गहरे सोने की सहायता मिली तो ये बहुत संभव था कि उसकी ताकत बढ़ जाएगी और उसकी मालिक के रूप में वह तृतीय उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापस करने की सीमा में तोड़ने में सक्षम होगी। उस समय एक व्यक्ति और एक जानवर के मिलकर काम करने के साथ यहाँ तक कि एक साधारण तृतीय उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापस करने की सीमा मालिक भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। ऐसा सोचकर त्रिपाठी जीवक्ति तुरंत समझ गया कि बूढ़ी महिला फैन गहरे सोने के लिए जिनशी के साथ प्रतिस्पर्धा क्यों करना चाहती थी। वह खुद को आने वाले सिरदर्द को महसूस करने से नहीं रोक सका। चाहे वह बूढ़ी महिला फैंग हो या जिनशी, उन दोनों को गहरे सोने की बहुत जरूरत थी। अगर वह उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहता था तो वह केवल वित्तीय दबाव पर भरोसा कर सकता था। बच्चे रेन, तुम्हारा खजाना भंडार मंडप सिर्फ दुनिया के सभी खजानों को इकट्ठा नहीं करता है। तुम कब से जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार हो गए? बूढ़ी महिला फैंग की आवाज में गुस्से का एक निशान था, जाहिर तौर पर इसलिए क्योंकि रेन तियान रुई ने उस कारण को बताया था कि उसे गहरे सोने की जरूरत क्यों थी। उच्च मंच पर खड़ा रेन तियान रुई ने एक खोखली हंसी दी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। भले ही ऐसा है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। तुम्हारे जानवर को गहरे सोने की जरूरत है, लेकिन मुझे इसकी और भी ज्यादा जरूरत है। 42 मिलियन। इससे पहले कि बूढ़ी महिला फैंग कीमत बढ़ा सके, कमरे के दूसरी तरफ से अचानक एक ठहाका आया जो लुभाने से भरा था। ये जूनियर भी मजे में शामिल होगा। 43 मिलियन। त्रिपाठी जीवक्ति की अभिव्यक्ति एक पल के लिए जम गई। इससे पहले कि उसके मुंह के कोने थोड़े से सिकुड़ गए, एक अजीब मुस्कान प्रकट हुई। यह मदद नहीं की जा सकती थी, हालांकि, क्योंकि उसने इस बोली लगाने वाले की आवाज को रंगीन शीशा संप्रदाय की यिनसू दाई के रूप में पहचाना। उसके यहाँ होना आश्चर्यजनक नहीं था। जब दाई युआन पिछली बार नाग गुफा पर्वत आई थी तो उसने त्रिपाठी जीवक्ति को बताया था कि यिनसू दाई सम्राट उद्यान की निगरानी करने वाले रंगीन शीशा संप्रदाय की नेता थी। हालांकि चूंकि उसने अब बोली लगाने की हिम्मत की थी तो यह संभव था कि उसे उसके संप्रदाय के बुजुर्गों द्वारा निर्देशित किया गया था। आखिरकार रंगीन शीशा संप्रदाय और हजारों जानवरों का पर्वत हमेशा बुरे संबंधों पर रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे केवल हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे और बूढ़ी महिला फैन को गहरा सोना प्राप्त करने और अपनी ताकत बढ़ाने देंगे। यह एक अच्छा अवसर है। त्रिपाठी जीवक्ति विचार कर रहा था कि कब बोली लगाई जाए बिना बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किए, लेकिन यिनसू दाई की बोली ने वास्तव में उसकी मदद की थी। इन सब पर विचार करते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पीछा किया। 50 मिलियन। नीलामी हॉल तुरंत शोरगुल हो गया। निजी कमरे के अंदर युवती क्विंग एयर की सुंदर आंखें चमक उठी क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर घूर कर देखा। ऐसा लगता था कि त्रिपाठी जीवक्ति के वित्तीय संसाधन इतने मजबूत होने की उम्मीद नहीं थी। 2 अपरिचित आवाजें बोली में शामिल हुई, जिससे पहले से ही तनावपूर्ण माहौल और भी अधिक खतरनाक हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। बूढ़ी महिला फैंग ने अपने दांत पीस लिए और ठंड से कराह भरी। दिलचस्प, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह की बिल्ली या कुत्ता है, यह इस बूढ़ी महिला के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है। क्या तुम नहीं डरते कि तुम अपना जीवन नहीं रख पाओगे? उसकी आवाज में धमकी इतनी मजबूत थी कि उच्च मंच पर खड़ा रेन तियान रुई ने एक ठंडी अभिव्यक्ति पहनी हुई थी। खजाना भंडार मंडप ने अतीत में कई नीलामी आयोजित की थी और हालांकि हर बार मालिक होते थे जो नीलाम की जा रही वस्तुओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने पर नाराज हो जाते थे, कुछ तो बाद में लड़ते भी थे, जिसके परिणामस्वरूप उनमें से कई मर जाते थे। किसी ने भी कभी सार्वजनिक रूप से ऐसी धमकी देने की हिम्मत नहीं की थी। आखिरकार ऐसे शब्द खजाना भंडार मंडप की गरिमा और विश्वसनीयता का अपमान थे, इसलिए रेन तियान रुई ने शांत होकर कहा, बुजुर्ग फैंग, मेरा खजाना भंडार मंडप केवल एक बार ऐसे शब्द सुनना चाहता है। अगर अगली बार होता है तो हजारों जानवरों का पर्वत को एक अवांछित संप्रदाय के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। मैं बुजुर्ग से पुनर्विचार करने के लिए कहता हूँ। हालांकि रेन तियान रुई का कल्टीवेशन उच्च नहीं था, वह इस क्षण खजाना भंडार मंडप का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसलिए उसके शब्दों में स्वाभाविक रूप से कुछ वजन था। बूढ़ी महिला फैंग को भी लगा कि उसके शब्द अभी कुछ अनुचित थे, इसलिए उसने ठहाका लगाया और एक खुरखुरी आवाज में कहा, छोटे बच्चे रेन, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ये बूढ़ी महिला सिर्फ मजाक कर रही थी। बोली लगाना स्वाभाविक रूप से आपसी सहमति का मामला है। क्या ऐसा है? रेन तियान रुई का चेहरा अचानक एक दयालु मुस्कान में खिल गया क्योंकि उसने अपने हाथ में फोल्डिंग फैन हिलाया और धीरे से कहा, तो इस जूनियर ने बुजुर्ग फैन को नाराज किया है। हाँ, क्या बुजुर्ग इस गहरे सोने की कीमत बढ़ाना चाहती हैं? स्वाभाविक रूप से। 51 मिलियन। 60 मिलियन। त्रिपाठी जीवक्ति ने इसके बारे में सोचा भी नहीं और तुरंत पीछा किया, त्योरी भी नहीं चढ़ाई। उसके लिए
इस यात्रा का सबसे बड़ा उद्देश्य ये गहरा सोना था, इसलिए वह निश्चित रूप से इसे याद नहीं करेगा। भले ही उसे अपनी पूरी संपत्ति खर्च करनी पड़े, वह इसे खरीदेगा। इस कीमत पर भी अभी भी लोग इसके लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, इसलिए यह उसके लिए कुछ वित्तीय ताकत दिखाने का समय था और दूसरों को पीछे हटने के लिए मजबूर करना था। इस प्रकार हर बार जब त्रिपाठी जीवप्ती ने कीमत बढ़ाई तो वह इसे एक बड़े अंतर से बढ़ाएगा। हजारों जानवरों का पर्वत का निजी कमरा अचानक शांत हो गया। ऐसा लगा कि इस कीमत ने बूढ़ी महिला फैन की निचली रेखा को बहुत पार कर लिया था। आखिरकार, हालांकि गहरा सोना कीमती था, इसका मूल्य अभी भी काफी उच्च था। 60 मिलियन सन स्फटिक एक बड़ी राशि थी। दूसरी ओर दानव रक्त मंदिर के जिनशे ने एक पल के लिए संकोच किया, इससे पहले कि कहा 60 मिलियन, अगर कोई उच्च कीमत है तो ये बूढ़ा मालिक वापस ले लेगा। 60 मिलियन जिनशे की भी निचली रेखा थी। कमरा B13 के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया और तेजी से कहा, 60 मिलियन और 2 लाख। उसने मूल बोली में केवल 1 लाख जोड़ा था। अच्छा अच्छा अच्छा, जिनशे ने लगातार 3 बार चिल्लाया। कोई नहीं बता सकता था कि उसका मिजाज क्या था, लेकिन उसने वास्तव में फिर से कीमत नहीं बढ़ाई, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती को राहत की सांस लेने की अनुमति मिली, ये सोचकर कि यह गहरा सोना अब उसके बैग में था। खजाना भंडार मंडप स्पष्ट रूप से ऐसी कीमत से बहुत संतुष्ट था। कम से कम रेन तियान रुई के चेहरे पर एक खुश मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि उसने कमरा B13 की ओर देखा और पुकारा, क्या कोई और है जो कीमत बढ़ाना चाहता है? अगर नहीं तो ये रेन गिनती करेगा। हाँ, 60 मिलियन और 2 लाख एक बार जा रहा है, 60 मिलियन और 2 लाख 2 बार जा रहा है। 60 मिलियन। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती पूरे आत्मविश्वास से भरा था और क्विंग एयर को इस गहरे सोने के टुकड़े को प्राप्त करने देने वाला था, हॉल में अचानक आवाज गूंज उठी। त्रिपाठी जीवप्ती की भौं सिकुड़ गई, क्योंकि उसने इस आवाज के स्रोत की ओर रुख किया और खुद को दांत पीसने से नहीं रोक सका, क्योंकि उसने पता चला कि जिसने आखिरी पल में एक नई कीमत चिल्लाई थी वह और कोई नहीं बल्कि बहती बादल घाटी का शेखावत आशुतोष था। शेखावत आशुतोष इस नीलामी में सुर्खियों में रहा था। भले ही वह हॉल में खड़ा था, फिर भी वह इतना उदार रहा था, लगातार कई वस्तुएं जीत रहा था और कुल मिलाकर 10 मिलियन सन स्फटिक का भुगतान कर रहा था। ये कुछ ऐसा नहीं था जो एक छोटे संप्रदाय या बल से एक कल्टिवेटर के पास हो सकता था। कई लोगों ने चुपके से उस पर ध्यान दिया था, लेकिन उसने न केवल कम प्रोफाइल रखना नहीं सीखा, उसने इसके बजाय आखिरी पल में फिर से दिखावा करना चुना था, जो पूरी तरह से सामान्य ज्ञान के विरुद्ध था। हालांकि चून की कीमत ताज़ा कर दी गई थी, त्रिपाठी जीवप्ती निश्चित रूप से कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था। अपने दांतों को पीसते हुए उसने अपनी पूरी संपत्ति चिल्लाई, 70 मिलियन। उच्च मंच पर रेन तियान रुई ने अपनी भौं उठाए और शेखावत आशुतोष की ओर एक जिज्ञासु नजर डाली, जैसे कि वह उसे फिर से बोली लगाने की उम्मीद कर रहा था। लेकिन हर किसी की निराशा के लिए शेखावत आशुतोष ने केवल एक बार कीमत चिल्लाई, इससे पहले कि वह शांत हो गया। इसके बजाय उसने अपना सिर उठाया और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान गर्व और व्यंग्य से भरी थी। धिक्कार है, वह जानता है कि मैं यहाँ हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा झुक गया, क्योंकि उसने तुरंत महसूस किया कि उसे मूर्ख बनाया गया है। अगर त्रिपाठी जीवप्ती ने अभी बोली नहीं लगाई होती तो इस शेखावत आशुतोष ने बहुत परेशानी पैदा की होती, क्योंकि उसके पास इतने सारे संस्फटिक बिल्कुल नहीं थे। ये केवल इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि त्रिपाठी जीवप्ती यहाँ था कि उसने जानबूझकर कीमत बढ़ाई, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती को उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में एक जाल में फंस जाएगा। ये समझकर त्रिपाठी जीवप्ती का मिजाज जटिल होने से नहीं रोक सका, जैसे कि उसने अभी अभी एक मक्खी निगल ली हो। त्रिपाठी जीवप्ती को उसके द्वारा भुगतान किए गए अतिरिक्त संस्फटिक से परेशान नहीं था, बल्कि इस अवसर का फायदा उठाकर शेखावत आशुतोष को नष्ट नहीं कर पाने से वास्तविक दुख हुआ। खजाना भंडार मंडप के अपने नियम थे। अगर किसी के पास पर्याप्त संस्फटिक नहीं थे, लेकिन फिर भी दुर्भावनापूर्ण ढंग से बोली लगाने की कोशिश की, तो एक बार जब इसे बाद में पता चला तो बोली लगाने वाले का शिकार किया जाएगा और मार दिया जाएगा। ऐसे स्वर भेजे गए अवसर को चूकने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति अत्यंत बदसूरत हो गई, लेकिन बहुत जल्दी वह हल्के फुल्के ढंग से मुस्कुराया और उसका मिजाज शांत हो गया। अगर कोई अक्सर नदी के किनारे चलता है तो वे अपने जूते कैसे नहीं गीले करेंगे। पूर्व में 30 साल, पश्चिम में 30 साल, बस इंतजार करो और देखो। 70 मिलियन संस्फटिक की कीमत पुकारे जाने के बाद किसी और ने पीछा नहीं किया, और रेन तियान रुई के 3 बार चिल्लाने के बाद गहरे सोने का ये टुकड़ा त्रिपाठी जीवप्ती के हाथों में गिर गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक अंतरिक्ष वलय निकाला और उसे युवती क्विंग एयर को सौंप दिया, इससे पहले कि उसे खजाना भंडार मंडप के पीछे के हॉल में सौंपने का आदेश दिया। क्विंग एयर ने आज्ञा का पालन किया। एक पल बाद एक और वस्तु नीलामी के लिए लाई गई। ये वास्तव में एक 9वीं उत्कृष्ट कोटि राक्षसी जानवर अंडा था, और बूढ़ी महिला फैन के सुनहरी गड़गड़ाहट शेर की तरह ये भी एक प्राचीन प्रकार था। हालांकि यह सुनहरी गड़गड़ाहट शेर जितना कीमती नहीं था, फिर भी ये काफी अच्छा था। ऐसी अच्छी चीज ने स्वाभाविक रूप से कई लोगों को आकर्षित किया, खासकर हजारों जानवरों का पर्वत के लोगों ने इसे प्राप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार ये एक 9वीं उत्कृष्ट कोटि राक्षसी जानवर अंडा था, इसलिए जब तक इसे ठीक से कल्टिवेट किया गया, ये भविष्य में एक शक्तिशाली तृतीय उत्कृष्ट कोटि उत्पत्ति वापस करने की सीमा मालिक बनने की संभावना थी। अंत में ये राक्षसी जानवर अंडा हजारों जानवरों का पर्वत द्वारा जीता गया,
और अंतिम कीमत न तो उच्च थी और न ही कम, 36 मिलियन सन स्फटिक, एक कीमत जिससे हर कोई खुश था। इसके बाद कई और वस्तुएं लाई गईं, जिनमें से प्रत्येक पर अनगिनत लोगों द्वारा प्रतिस्पर्धा की गई। अंतिम कीमत आधार मूल्य से कई गुना या 10 गुना से भी अधिक थी, जिससे हॉल में कल्टिवेटर चुपके से अपनी जीप क्लिक कर रहे थे। शेखावत आशुतोष ने जानबूझकर त्रिपाठी जीवोक्ति को फंसाकर 70 मिलियन सन स्फटिक खर्च करवाए। मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 1379। अंतिम कुछ वस्तुओं की नीलामी होने के साथ त्रिपाठी जीवोक्ति स्वाभाविक रूप से किनारे पर बैठा रहा। वो इसे उसे मिले सभी सन स्फटिक इस गहरे सोने को खरीदने में उपयोग किए गए थे, इसलिए उसे किसी और चीज के लिए प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा कहने के बाद भी, हालांकि अंतिम कुछ नीलामी वस्तुएं काफी अच्छी थी, त्रिपाठी जीवोक्ति उनमें बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता था। एक अगरबत्ती के समय के बाद क्विंगेर एक जेड बॉक्स के साथ लौटी, जिसे उसने सम्मानपूर्वक त्रिपाठी जीवोक्ति को सौंपा और बधाई दी। बुजुर्ग को इस वस्तु को प्राप्त करने के लिए बधाई। त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराया और इसे ले लिया। इससे पहले कि देखने के लिए जेड बॉक्स खुला। बॉक्स के अंदर वास्तव में गहरे सोने का टुकड़ा था, जिसे उसने पहले देखा था। यह एक हंस के अंडे के आकार का था और शुद्ध सोने के रंग का था। हालांकि इसे एक शक्तिशाली आत्मा सरनी द्वारा सीलबंद कर दिया गया था, फिर भी ये शुद्ध धातु गुण आभा को बाहर निकलने से नहीं रोक सका। यह आभा एक तेज ब्लेड की तरह थी, जिसे कम नहीं आंका जा सकता था। गहरे सोने के इस टुकड़े को एक तेज ब्लेड के रूप में वर्णित करना इसे वर्णित करने का सबसे अच्छा तरीका था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने खुशी से इसके साथ थोड़ी देर तक खेला, इससे पहले कि इसे अपने काले किताब अंतरिक्ष में फेंक दिया। उसे गहरे सोने के इस टुकड़े की जरूरत का कारण स्वाभाविक रूप से काया मजबूत करने की गुप्त कला, 5 तत्व अविनाशी तलवार मजबूत करने की कला का कल्टिवेशन करना था। अगर वह इस काया मजबूत करने की गुप्त कला का कल्टिवेशन करना चाहता था, तो उसे सभी 5 सर्वोच्च खजानों को खोजने की जरूरत थी। इन 5 में से त्रिपाठी जीवोक्ति के पास पहले से ही बिजली, लकड़ी, गहरा ईंट, सूरजमुखी पानी और सूर्य का सच्चा सार था। अब जब उसने ये गहरा सोना प्राप्त कर लिया था, तो केवल पृथ्वी गुण सर्वोच्च खजाना ही बाकी था। एक बार जब उसने उन सभी को ढूंढ लिया, तो वह 5 तत्व अविनाशी तलवार मजबूत करने की कला का कल्टिवेशन शुरू कर सकता था। शायद वह खजाना भंडार मंडप से इन खजानों पर नजर रखने में मदद करने के लिए कह सकता था। आखिरकार यह महान बल ऐसे मामलों में विशेषज्ञता रखता था। ऐसा सोचकर त्रिपाठी जीवोक्ति ने चुपके से नीलामी समाप्त होने के बाद बूढ़े श्री यान पेई से मिलने का फैसला किया। इसके बारे में सोचते हुए दूसरा पक्ष इनकार नहीं करना चाहिए, जब तक कि त्रिपाठी जीवोक्ति इसे वहनीय कर सकता था। एक अच्छे मिजाज में त्रिपाठी जीवोक्ति स्वाभाविक रूप से कंजूस नहीं होगा। अपने हाथ के इशारे से उसने क्विंगेर को कुछ बोतलें, गोलियां, एक कलाकृति और कई सन स्फटिक का इनाम दिया। ये गोलियां त्रिपाठी जीवोक्ति द्वारा खुद परिष्कृत की गई थी, इसलिए उनकी गुणवत्ता का उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं थी। कलाकृति उसे त्रिपाठी तेज द्वारा दी गई थी, इसलिए यह निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट कलाकृति थी जो युवती के लिए उपयुक्त थी। हालांकि सन स्फटिक बहुत अधिक नहीं थे, केवल कुछ दसियों हजार। क्विंगेर जैसे कल्टिवेटर के लिए यह उसकी कल्टिवेशन को लंबे समय तक समर्थन देने के लिए पर्याप्त था। स्वाभाविक रूप से दूसरा पक्ष आंसुओं से भिगो गया था। नीचे से रेन तियान रुई की थोड़ी उत्साहित आवाज गूंज उठी, सब लोग, यह नीलामी एक सफल निष्कर्ष पर पहुंच गई है। यहाँ तक आने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। हाँ, कृपया अधीर न हो। हालांकि नीलामी समाप्त हो गई है। मेरे खजाना भंडार मंडप को एक अकेले मालिक द्वारा आप सभी बुजुर्गों से एक पक्ष पूछने के लिए सौंपा गया है। बच्चे रेन, इसका क्या मतलब है? तुरंत एक महान बल के एक विशेषज्ञ ने पूछा। रेन तियान रुई हल्का सा मुस्कुराया और पीछे की ओर इशारा किया, थोड़ा सा झुककर। हर किसी ने उसकी नजर का पीछा किया और खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक सका। कोई अन्य कारण नहीं था। बूढ़ा काला चेहरा यान पेई वास्तव में मंच पर टहल रहा था। हाँ, सब लोग, घबराने की जरूरत नहीं है। चूंकि नीलामी समाप्त हो गई है, तो नीलाम होने वाली कोई वस्तु नहीं होगी। इस यान को केवल एक पुराने दोस्त द्वारा यहाँ सौंपा गया था ताकि सभी के साथ एक मामले पर चर्चा की जा सके। यान पेई ने तेजी से नहीं कहा। क्या मामला है? अगर तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है, तो इसे जल्दी से कहो। हमारे पास तुम्हारे साथ चुपचाप खेलने के लिए इतना समय नहीं है। स्पष्ट रूप से हर किसी ने यान पेई पर विश्वास नहीं किया। वे अभी भी चुपके से सतर्क थे। मेरा पुराना दोस्त यहाँ सभी के साथ एक वस्तु का आदान प्रदान करना चाहता है। यान पेई ने उन्हें सस्पेंस में नहीं रखा। हल्का सा मुस्कुराने के बाद उसके हाथ पर अंतरिक्ष वलय चमका और उसने उसमें से एक वस्तु निकाली और उसे ऊपर पकड़ा। निजी कमरों में मालिकों ने सभी अपनी दिव्य इंद्रियां जारी की और ध्यान से वस्तु की जांच की। एक पल बाद विस्मय का एक विस्फोट हुआ। ये है, संभव नहीं, क्या वास्तव में ऐसी कोई चीज है? इसमें कुछ अवशिष्ट सम्राट दबाव है, इसलिए ये गलत नहीं हो सकता। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि किंवदंतियां सच होंगी। कमरा भी 13 के अंदर त्रिपाठी जीवोक्ति भी यान पेई के हाथ में चीज को घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति थी। जैसे ही उसने सोचा, उसने अचानक कुछ देखा और अपना सिर त्रिपाठी तेज को देखने के लिए मोड़ा। केवल ये पता चला कि वह भी आश्चर्यचकित दिख रही थी, लेकिन उसकी सुंदर आंखें उत्साह और झिझक से भी भरी थीं। उसकी 2 नाजुक मुठियां इतनी कसकर बिंची हुई थी कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में खुद ही रहे थे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। एक तारा सम्राट टोकन, मोशान ने विस्मय व्यक्त किया।
भाई यान, इस बूढ़े मालिक को अंधा होने के लिए माफ करना, लेकिन क्या ये तुम्हारे हाथ में पौराणिक तारा सम्राट टोकन है? यान पे हल्का सा मुस्कुराया और कहा, चूंकि भाई ने पहले ही इसे देख लिया है, तो इस यान से पूछने की क्या जरूरत है? शायद यहाँ उपस्थित अधिकांश लोगों के अपने निर्णय हैं। हाँ, ये वास्तव में एक तारा सम्राट टोकन है। यह नकली नहीं है। अगर यह एक नकली होता तो ये यान इसे बाहर क्यों निकालता? यान पे ने हल्का सा कराह भरी। इस यान और अंतहीन खजाना मंडप के कई दोस्तों ने व्यक्तिगत रूप से इसका मूल्यांकन किया है। ये वास्तव में एक तारा सम्राट टोकन है। आखिरकार इसके अंदर अवशिष्ट सम्राट दबाव की नकल नहीं की जा सकती है। अफवाह है कि तार्कीय आकाश के महान सम्राट ने 10 तारा सम्राट टोकन को परिष्कृत किया और उनमें से हर एक में महान बुजुर्ग की महान दिव्य क्षमताएं थीं। उनकी शक्ति आसमान को नष्ट करने और पृथ्वी को बुझाने, पहाड़ों को हिलाने और समुद्रों को भरने के लिए पर्याप्त थी। क्या यह उनमें से एक हो सकता है? चेंग पेंग शुआन की आवाज़ अब शांत नहीं थी और उत्साह से भरी थी। अगर यह वास्तव में तार्किक क्षेत्र के महान सम्राटों द्वारा परिष्कृत 10 तारा सम्राट टोकन में से एक था, जब तक कोई इसे धारण कर सकता था, वे अजेय होंगे। तार्किक क्षेत्र के महान सम्राट उत्पत्ति राजा सीमा से परे अस्तित्व थे। छायादार तारा पर एक भी उत्पत्ति राजा नहीं था, तो इस तारा सम्राट टोकन में सीलबंद दिव्य तकनीक के साथ कौन प्रतिस्पर्धा कर सकता था? विभिन्न महान ताकतों के सभी मालिक ने ये सोचा और एक पल में वे सभी जलती हुई आंखों से तारा सम्राट टोकन को घूर रहे थे, जिससे अंतहीन खजाना मंडप के नीलामी हॉल में माहौल थोड़ा अजीब हो गया। यान पे ने सभी की अभिव्यक्तियों का निरीक्षण किया और जानता था कि लालच अनगिनत लोगों के दिल में उठ गया था, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं थी और उसने बस समझाया, ये वास्तव में एक तारा सम्राट टोकन है, लेकिन अंदर सीलबंद दिव्य तकनीक पहले ही सक्रिय हो चुकी है, इसलिए कृपया इसके बारे में बहुत अधिक न सोचें। उसके शब्दों में एक फीकी चेतावनी थी। ये सुनकर कई मालिकों को लगा कि उन्हें ठंडे पानी की एक बाल्टी से छिड़का गया है और वे तुरंत शांत हो गए। अगर ये तारा सम्राट टोकन अच्छी स्थिति में होता तो केवल एक मूर्ख ही इसे बाहर निकालता और यान पे ने इसे सार्वजनिक नहीं किया होता। ये वास्तव में सक्रिय हो चुका है। क्या अफसोस है, क्या अफसोस है। मोशान का स्वर अत्यंत अकेला था क्योंकि उसने आह भरी। हम्फ, बूढ़ी भूत मुंह, तुम अभी भी एक असक्रिय तारा सम्राट टोकन प्राप्त करना चाहते हो? क्या तुम बहुत अधिक नहीं सोच रहे हो? चेंग पेंग शुआन ने कराह भरी। क्या भाई चेंग ऐसा नहीं सोचते? मोशान को कोई परवाह नहीं थी और आसानी से मान लिया। लेकिन भाई यान, तुम इस बेकार तारा सम्राट टोकन का क्या करना चाहते हो? किसी ने पूछा। यान पे ने शांत होकर कहा, हालांकि इस तारा सम्राट टोकन को सक्रिय कर दिया गया है, ये बेकार नहीं है। आखिरकार ये तार्किक क्षेत्र के महान सम्राटों द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत एक खजाना है। इसके अंदर अवशिष्ट सम्राट दबाव का उल्लेख नहीं करना जो तुम्हें इसे समझने की अनुमति दे सकता है। शायद तुम्हें इससे कुछ प्राप्त होगा। मेरा अंतहीन खजाना मंडप इस टोकन को बनाने के लिए उपयोग की गई सामग्रियों की पहचान करने में असमर्थ है। शायद कुछ लोग इस तारा सम्राट टोकन के अन्य उपयोगों को जानते हों। ऐसा कहने के बाद ऐसे तारा सम्राट टोकन का मूल्य बहुत अधिक नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि भाई यान इसे किस चीज़ के लिए बदलना चाहते हैं। मोशान ने थोड़ी देर सोचने के बाद पूछा। भले ही इस तारा सम्राट टोकन को सक्रिय कर दिया गया हो, फिर भी इसका विशाल शोध मूल्य था, इसलिए मोशान इसे चूकना नहीं चाहता था। कई अन्य लोग थे जिनके पास उसके जैसा ही विचार था और उनमें से एक ने तुरंत प्रतिध्वनित किया, हाँ भाई यान, छायादार तारा पर सभी संप्रदाय यहाँ हैं, इसलिए तुम्हें अपनी ज़रूरत का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। तुम हमें क्यों नहीं बताते और देखते कि क्या हमारे पास ये हमारे साथ है? अगर नहीं तो शायद हमारे संप्रदाय के भंडार में कुछ हो। यान पे ने हल्का सा कहा, मेरा पुराना दोस्त जिसके लिए बदलना चाहता है उसे ढूंढना आसान नहीं है। अगर इसे वास्तव में ढूंढना आसान होता तो अंतहीन खजाना मंडप की ताकत के साथ उन्होंने पहले ही इस तारा सम्राट टोकन के लिए बदल लिया होता। वे इसे इस नीलामी में क्यों लाते? इस प्रकार, हालांकि यहाँ बहुत से लोग थे, यान पे को अपने पुराने दोस्त को इसके लिए बदलने में मदद करने में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था। ये वास्तव में क्या है? हमें सुनने दो, चेंग पेंग शुआन ने अधीरता से कहा। लियू यान उड़ने वाली आग। यान पे ने जवाब प्रकट किया। लियू यान उड़ने वाली आग? तुम ऐसी चीज कहाँ ढूंढ सकते हो? पिछली बार लियू यान रेत क्षेत्र 400 साल पहले खुला था। हालांकि यह इस बार कुछ साल पहले खुला। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी संप्रदाय का शिष्य इसे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली था। बहुत चर्चा थी और यह अत्यंत शोरगुल था। एक और मालिक ने पूछा, इस तारा सम्राट टोकन के लिए अन्य कीमती सामग्रियों का आदान प्रदान करना चाहता था और कुछ ने सन स्फटिक के साथ इसे खरीदने का भी प्रस्ताव दिया। लेकिन बूढ़ा काला चेहरा यान पे ने बस एक खड़खड़ाहट की तरह अपना सिर हिलाया और धैर्यपूर्वक दोहराया, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये तारा सम्राट टोकन मेरे अंतहीन खजाना मंडप से संबंधित नहीं है। इस यान को किसी के द्वारा इसके लिए बदलने के लिए सौंपा गया था। जहाँ तक फैंग यमिंग की बात है, लियू यान उड़ने वाली आग के अलावा मैं कुछ और नहीं चाहता। बेशक, अगर तुम मुझे बता सकते हो कि आत्मा शुद्ध करने वाला दिव्य जल कहाँ ढूंढना है, तो मैं उसे भी स्वीकार करूंगा। आत्मा शुद्ध करने वाला दिव्य जल? भाई यान को मजाक करना चाहिए। अगर मेरे पास ऐसी कोई चीज होती तो मैं इसका आनंद लेने के लिए इंतजार भी नहीं कर पाता। मैं इसे एक बेकार तारा सम्राट टोकन के लिए कैसे बदल सकता हूँ? कई मालिक नाराज थे, यह महसूस करते हुए कि इस तारा सम्राट टोकन का मालिक बहुत अधिक मान रहा था।
अगर वास्तव में एक लियुयान उड़ने वाली आग होती तो इस तारा सम्राट टोकन के लिए इसे बदलना एक नुकसान नहीं होता, लेकिन आत्मा शुद्ध करने वाला दिव्य जल तार्किक क्षेत्र में 3 महान दिव्य जल में से एक था और इसका मूल्य अमाप था। केवल एक मूर्ख ही इसे एक उपयोग किए गए तारा सम्राट टोकन के लिए बदल देगा। कमरा B13 के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती और त्रिपाठी तेज ने अजीब अभिव्यक्तियों के साथ एक दूसरे पर नजर डाली। अन्य लोगों के पास लियुयान उड़ने वाली आग नहीं थी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती के पास थी। पिछली बार लियुयान रेगिस्तान में त्रिपाठी जीवप्ती ने कुल 9 लियुयान उड़ने वाली आग प्राप्त की थी। अपने लिए कुछ उपयोग करने और त्रिपाठी तेज को 2 देने के बाद उसके पास अभी भी 3 शेष थी। त्रिपाठी जीवप्ती अपनी ज्वलंत ज्ञान सागर की शक्ति को बढ़ाने के लिए इन उड़ने वाली आग को परिष्कृत करने के लिए कुछ समय ढूंढना चाहता था, लेकिन वह अन्य मामलों में व्यस्त रहा था और इसमें देरी हो गई थी। अब हालांकि लियुयान उड़ने वाली आग ने एक भूमिका निभाई थी। जब तारा सम्राट टोकन की बात आई तो त्रिपाठी जीवप्ती उनके लिए अपरिचित नहीं था। उसके कब्जे में 2 थे, एक उसे उत्पत्ति राजा सीमा मालिक गुइजू द्वारा दिया गया था और दूसरा लियुयान रेगिस्तान से प्राप्त किया गया था। हालांकि गुइजू ने उसे जो दिया था वह अक्षुण्ण था और अभी तक सक्रिय नहीं हुआ था। जो उसने लियुयान रेगिस्तान से प्राप्त किया था वह यान पे के हाथ में जो था उसके समान था, लेकिन तार्किक क्षेत्र के महान सम्राटों की सीलबंद दिव्य तकनीक अब मौजूद नहीं थी। क्या मुझे इसके लिए बदलना चाहिए? त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद से बुदबुदाया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी झिझक रही थी। वह इसके लिए बदलने के लिए योग्य था, लेकिन इसे एक बेकार तारा सम्राट टोकन के लिए बदलना उसे ऐसा महसूस करा रहा था कि लाभ नुकसान के योग्य नहीं थे। बदलो, त्रिपाठी तेज ने निर्णायक ढंग से हस्तक्षेप किया। ओह क्यों? त्रिपाठी जीवप्ती ने संदेह से उसकी ओर देखा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि इस तारा सम्राट टोकन में निश्चित रूप से महान सम्राटों की सीलबंद दिव्य तकनीक से अधिक कुछ है। कोई अन्य रहस्य होना चाहिए। अन्य रहस्य भी संभव थे। हालांकि अगर वह वास्तव में इस तारा सम्राट टोकन के लिए बदलना चाहता था तो उसे जरूरी नहीं कि लियुयान उड़ने वाली आग का उपयोग करना पड़े। दूसरे पक्ष के अनुरोध से त्रिपाठी जीवप्ती के पास कुछ अनुमान और निर्णय थे, लेकिन वह निश्चित नहीं था। आखिरकार लियुयान उड़ने वाली आग उसकी ज्वलंत ज्ञान सागर को बढ़ाने में बहुत मदद करती थी, इसलिए अगर वह इसे बचा सकता था तो ये स्वाभाविक रूप से बेहतर होगा। इन सब पर विचार करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्का सा सिर हिलाया। उसके मन में पहले से ही एक योजना थी। त्रिपाठी तेज की सलाह पर त्रिपाठी जीवप्ती ने तारा सम्राट टोकन के लिए आदान प्रदान करने का फैसला किया है। त्रिपाठी जीवप्ती की अगली चाल क्या होगी और क्या वह लियुयान उड़ने वाली आग को बचाने की कोशिश करेगा? मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 1380। नीलामी हॉल के उच्च मंच पर यान पेई ने आधी अगरबत्ती के समय तक इंतजार किया, लेकिन ये देखकर कि कोई भी बोली लगाने को तैयार नहीं था, वह निराशा का एक भाव दिखाने से नहीं रोक सका। ऐसा लगता है कि आप किसी के पास लियुयान उड़ने वाली आग या आत्मा शुद्ध करने वाला दिव्य जल के बारे में कोई खबर नहीं है। बहुत अच्छा, मैं आप सभी को आने के लिए फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। ऐसा कहकर वह मुड़ा और चला गया। हालांकि विभिन्न महान ताकतों के मालिक तारा सम्राट टोकन चाहते थे, उनमें से कोई भी टोकन के मालिक के अनुरोध को पूरा नहीं कर सका, इसलिए वे केवल सिर हिलाकर आह भर सकते थे। आखिरकार वे इसे सिर्फ छीन नहीं सकते थे। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि एक बेकार तारा सम्राट टोकन कितना मूल्यवान था। खजाना भंडार मंडप एक ऐसा अस्तित्व नहीं था जिसे वे सहज में भड़का सके। एक पल में नीलामी हॉल में सभी कल्टिवेटर एक के बाद एक चले गए। त्रिपाठी जीवप्ती ने जानबूझकर या अनजाने में हॉल के चारों ओर नजर डाली, केवल ये पता लगाने के लिए कि शेखावत आशुतोष कुछ समय पहले ही गायब हो गया था। यह आदमी जल्दी से खिसक गया था, ये जानते हुए कि वह इस बार बहुत उदार रहा था और उसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। यहाँ रहना जारी रखना निश्चित रूप से एक अच्छी बात नहीं होगी। त्रिपाठी जीवप्ती व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। किसी भी मामले में उसके और शेखावत आशुतोष के बीच शिकायतें जल्दी या बाद में हल हो जाएंगी, इसलिए जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं थी। खड़े होकर त्रिपाठी जीवप्ती युवती क्विंगेर की ओर मुड़ा और कहा, मुझे बुजुर्ग ज्ञान से मिलने ले चलो, मुझे उनसे कुछ पूछना है। हाँ, क्विंगेर ने सिर हिलाया और कोई और सवाल नहीं पूछा, तुरंत रास्ता दिखाया। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ने इस नीलामी में केवल एक बोली लगाई थी, उसने अपने असाधारण वित्तीय संसाधनों का प्रदर्शन किया था। इससे भी अधिक, खजाना भंडार मंडप के रास्ते में क्विंगेर ने यान पेई को त्रिपाठी जीवप्ती के साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार करते हुए देखा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि यान पेई और त्रिपाठी जीवप्ती अजनबी नहीं थे। ऐसा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से यान पेई से मिलने के लिए योग्य था। बस कमरा B13 से बाहर निकलने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक 2 सूक्ष्म दिव्य इंद्रियों को अपने ऊपर घूमते हुए महसूस किया, जिससे वह थोड़ा सा जम गया। त्रिपाठी जीवप्ती फिर क्विंगेर के पीछे चलना जारी रखा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। हालांकि वह नहीं जानता था कि कौन उस पर जासूसी कर रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती के कुछ अनुमान थे। ये हजारों जानवरों का पर्वत की बूढ़ी महिला फैंग और दानव रक्त मंदिर के जिनशी के अलावा कोई और नहीं था। नीलामी में उसने केवल एक बोली लगाई थी और उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले केवल ये 2 थे। ऐसा लगा कि उन्होंने अभी भी गहरे सोने पर हार नहीं मानी थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने दिल में ठंड से कराह भरी, लेकिन इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया।
दूसरी ओर जिस दिव्य इंद्रिय ने उस पर जासूसी की थी वह केवल उसके पास से गुजरी थी और उसके कोई अन्य इरादे नहीं थे। थोड़े समय के बाद त्रिपाठी जीवक्ति पहले ही खजाना भंडार मंडप के पिछले हॉल में एक निश्चित कमरे में पहुंच चुका था और वह सीधा बैठा और इंतजार किया। लगभग आधी प्याली चाय के समय के बाद बूढ़ा काला चेहरा यान पेई ने दरवाजा धक्का दिया और प्रवेश किया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा और कहा, छोटे दोस्त त्रिपाठी जीवक्ति। बुजुर्ग यान को नमस्कार। त्रिपाठी जीवक्ति खड़ा हुआ और अपने मुट्ठियों को जोड़ा। हाँ, बैठ जाओ। यान पेई ने सिर हिलाया इससे पहले कि वह त्रिपाठी जीवक्ति के बगल में कुर्सी की ओर चला गया और बैठ गया। सीधे मुद्दे पर आया, क्या कुछ ऐसा है जिसके लिए छोटे दोस्त त्रिपाठी जीवक्ति को इस बूढ़े मालिक की मदद की जरूरत है? बुजुर्ग यान की आंखें मशालों जितनी तेज हैं। इस जूनियर को वास्तव में बुजुर्ग से कुछ पूछना है। त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराया और जोड़ा, हाँ, सटीक होने के लिए मैं तुम्हारे भवन की शक्ति को उधार लेना चाहता हूँ। तो सुनते हैं, लेकिन पहले मेरे खजाना भंडार मंडप का आदर्श सौहार्दपूर्ण ढंग से पैसा कमाना है। अगर तुम इस बूढ़े मालिक की मदद चाहते हो तो तुम्हें एक निश्चित कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा खजाना भंडार मंडप और यह बूढ़ा मालिक हत्या और लूटपाट के व्यवसाय को स्वीकार नहीं करते हैं। ये जूनियर स्वाभाविक रूप से समझता है। जो जूनियर अनुरोध कर रहा है वह खजाना भंडार मंडप के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करता है। अच्छा, यान पेई ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। यह इस तरह है, जूनियर एक पृथ्वी गुण सर्वोच्च खजाना ढूंढ रहा है। एक पृथ्वी गुण सर्वोच्च खजाना। यान पेई ने अपनी भौं उठाई क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति को सोचते हुए घूर कर देखा, अर्थपूर्ण ढंग से हंसा। आज छोटे दोस्त त्रिपाठी जीवक्ति ने एक गहरे सोने के टुकड़े के लिए बोली लगाने में संकोच नहीं किया, और अब तुम एक पृथ्वी गुण सर्वोच्च खजाना ढूंढ रहे हो। क्या तुम किसी प्रकार की गुप्त तकनीक का कल्टीवेशन करना चाहते हो? ये बूढ़ा कुत्ता, त्रिपाठी जीवक्ति ने चुपके से कोसा। वह जानता था कि यान पेई जैसा व्यक्ति अनुभवी और ज्ञानवान था, इसलिए अगर उसने थोड़ी सी भी जानकारी प्रकट की तो दूसरा पक्ष अनुमान लगाने में सक्षम होगा कि वह क्या कर रहा था। त्रिपाठी जीवक्ति ने मूर्खतापूर्ण ढंग से स्वीकार नहीं किया और इसके बजाय एक मुस्कान के साथ पूछा, बुजुर्ग यान, क्या खजाना भंडार मंडप वास्तव में खजाने को इकट्ठा करने के अलावा जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार है? ये शब्द नीलामी के दौरान हजारों जानवरों का पर्वत की बूढ़ी महिला फैंग द्वारा कहे गए थे। त्रिपाठी जीवक्ति बस उनका थोड़ा सा उपयोग कर रहा था, इसलिए वह यहाँ किसी को नाराज नहीं करेगा। यान पेई एक पल के लिए चौंक गया, इससे पहले कि वह हंसी में फूट पड़ा। ये बूढ़ा मालिक बस सहज में पूछ रहा था। अगर छोटे दोस्त त्रिपाठी जीवक्ति जवाब नहीं देना चाहता है तो जरूरत नहीं है। हालांकि छोटे दोस्त त्रिपाठी जीवक्ति को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को बताना चाहिए। इस तरह इस बूढ़े मालिक और खजाना भंडार मंडप के पास खोज करने के लिए एक दिशा होगी। शायद हमें खोज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि जिन चीजों की छोटे दोस्त त्रिपाठी जीवक्ति को जरूरत है वे हमारे भवन में संग्रहित हैं। विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, जब तक कि 10वीं उत्कृष्ट कोटि राक्षसी जानवर का राक्षसी कोर कम मूल्यवान नहीं है। एक 10वीं उत्कृष्ट कोटि राक्षसी जानवर। यान पेई की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति को आश्चर्य और झटके में घूर कर देखा। हालांकि उसके कुछ अनुमान थे, उसने उम्मीद नहीं की थी कि त्रिपाठी जीवक्ति की आवश्यकताएं इतनी उच्च होंगी। अगर ऐसा था तो खजाना भंडार मंडप में संग्रहित चीजें दूसरे पक्ष की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगी। आखिरकार एक 10वीं उत्कृष्ट कोटि राक्षसी जानवर एक उत्पत्ति राजा सीमा मालिक के बराबर था। छायादार तारा पर ऐसी चीज का अस्तित्व होना असंभव था। यह सिर्फ एक राक्षसी कोर नहीं है, जब तक कि इसका मूल्य एक 10वीं उत्कृष्ट कोटि राक्षसी जानवर के राक्षसी कोर से कम नहीं है। त्रिपाठी जीवक्ति ने जोड़ा। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है। ये बूढ़ा मालिक कुछ भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए नजर रखने की पूरी कोशिश करूंगा। बेशक छोटे दोस्त त्रिपाठी जीवक्ति को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए। शायद छोटे दोस्त त्रिपाठी जीवक्ति के अवसरों से वह प्राप्त करने की अनुमति देंगे जो वह चाहता है। ये जूनियर स्वाभाविक रूप से ये समझता है। त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्का सा सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। बेशक वह अपनी सभी आशाएं खजाना भंडार मंडप पर नहीं लगाएगा। इस बार यान पेई से मिलने आना केवल सुविधा का मामला था। उसका यहाँ मुख्य उद्देश्य तारा सम्राट टोकन प्राप्त करना था। ऐसा सोचकर त्रिपाठी जीवक्ति ने विषय बदल दिया और कहा, ठीक है बुजुर्ग यान, जो तारा सम्राट टोकन तुमने अभी बाहर निकाला था, क्या तुम इसे बदलना चाहते हो? यान पेई चाय पी रहा था जब उसने अचानक त्रिपाठी जीवक्ति को तारा सम्राट टोकन का उल्लेख करते हुए सुना। उसने अपनी भौं उठाने और उत्सुकता से पूछने से नहीं रोक सका, जैसे कि वह इंतजार नहीं कर सकता था। ये त्रिपाठी जीवक्ति के लिए एक बड़ा आश्चर्य था। आखिरकार यान पेई के अनुसार ये चीज उसके एक अकेले पुराने दोस्त की थी जो बदलने के लिए बाहर लाया गया था। उसके इतने उत्सुकता से कार्य करने के लिए ऐसा लगता था कि इस अकेले पुराने दोस्त और यान पेई के बीच का रिश्ता उथला नहीं था, अन्यथा ये बूढ़ा काला चेहरा इतना बेताब क्यों होगा? हाँ, जूनियर इसे बदलना चाहता है। त्रिपाठी जीवक्ति ने इसके बारे में सोचते हुए सिर हिलाया। क्या तुम्हारे पास लियू यान की उड़ने वाली आग है? यान पेई की आंखें चौड़ी हो गई क्योंकि उसने उत्साह से पूछा। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। यान पेई ने त्योरी चढ़ाई और तुरंत आश्चर्य से पूछा, तो क्या तुम जानते हो कि आत्मा शुद्ध करने वाला दिव्य जल कहाँ ढूंढना है?
मुझे नहीं पता, त्रिपाठी जीवक्ति ने अभी भी सिर हिलाया। आत्मा शुद्ध करने वाला दिव्य जल बहुत दुर्लभ था और इसे आसपास नहीं ले जाया जा सकता था। इसे केवल वहीं उपयोग किया जा सकता था जहां ये था। अन्यथा जब लियुयान ने एक क्षेत्र में आत्मा शुद्ध करने वाला दिव्य जल मिला था तो हुचान फेंग और लेंग क्विंग ने इसे पहले ही बांट लिया होता और दूर ले गए होते। उस पानी के पूल में इसे भिगोने की कोई जरूरत नहीं होती। त्रिपाठी जीवक्ति को कुछ भी नहीं कहते देखकर भले ही यान पेई की उसके लिए अच्छी भावना थी, उसका चेहरा झुकने से नहीं रोक सका क्योंकि उसने फीका सा कहा, छोटे दोस्त त्रिपाठी जीवक्ति, क्या तुम इस बूढ़े मालिक का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? इस बूढ़े मालिक ने एक से अधिक बार कहा है कि मेरे पुराने दोस्त को तारा सम्राट टोकन के लिए बदलने को तैयार होने से पहले केवल इन 2 चीजों की जरूरत है। चूंकि तुम्हारे पास लियुयान की उड़ने वाली आग नहीं है या आत्मा शुद्ध करने वाला दिव्य जल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो तुम इस बूढ़े मालिक के साथ तारा सम्राट टोकन के लिए बदलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? बुजुर्ग, कृपया अपना गुस्सा शांत करें। त्रिपाठी जीवक्ति हल्का सा मुस्कुराया, घबराहट का मामूली सा भी संकेत नहीं दिखाया। एक पल के लिए झिझका इससे पहले कि कहा, बहुत अच्छा, अगर यह सुविधाजनक है तो क्या ये जूनियर उस बुजुर्ग से आमने सामने बात कर सकता है? ये जूनियर उसे निराश नहीं करेगा। त्रिपाठी जीवक्ति के आत्मविश्वासी रूप को देखकर यान पेई खुद को संदेह महसूस करने से नहीं रोक सका, ये सोचते हुए कि उसे इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला। अगर यह कोई और होता जिसने ये कहा होता तो यान पेई ने उसे पहले ही बाहर निकाल दिया होता, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति की उत्पत्ति रहस्यमय थी। यान पेई की जांच के अनुसार वह छायादार तारा के क्षेत्र से यहाँ आया था। शायद उसके पास कुछ ऐसा था जो छायादार तारा के निवासियों के पास नहीं था, कुछ ऐसा जो आत्मा शुद्ध करने वाला दिव्य जल या लियुयान की उड़ने वाली आग की तुलनीय था। इन सब पर विचार करते हुए यान पेई का चेहरा थोड़ा सा शांत हो गया, लेकिन उसने अभी भी एक शांत अभिव्यक्ति पहनी हुई थी क्योंकि उसने कहा, उस स्थिति में मैं उसे बुलाता हूँ, लेकिन छोटे दोस्त त्रिपाठी जीवक्ति, तुम्हें आत्मविश्वासी होना बेहतर है। क्या 100% आत्मविश्वास पर्याप्त है? त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराया, आत्मविश्वास से भरा हुआ। आखिरकार